हेलो बच्चों, नमस्कार। बेटा आज आप लोगों ने FST 16 का टेस्ट दिया होगा और उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छा दिया होगा। और हम लोग हिंदी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बेटा उसका आगे डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने से पहले हमारे सिंह सर का जो मिशन है बेटा, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, उसी को हिंदी माध्यम से बढ़ाते हुए हम बेटा 101 से लेके 150 क्वेश्चन तक मैं सुधीर कटियार डिस्कस करूंगा और 151 से लेके 200 तक बेटा डॉक्टर अनिरुद्ध सर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हिंदी माध्यम की। बेटा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय पोषण स्तर पर रखा जाता है। बेटा आप लोग जानते हो बच्चों कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, उनको बेटा पोषण स्तर की पहली श्रृंखला पर रखा जाता है। जो बेटा ऑटोट्रॉप से भोजन लेते हैं उनको पोषण स्तर की द्वितीय श्रृंखला पर रखा जाता है और जो उनसे भोजन लेते हैं उनको तृतीय और आगे रखा जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेटा कौन द्वितीय पोषण स्तर पर, तो सबसे पहले मेरे बच्चों यहाँ पे देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन जो है, देखिए फाइटोप्लैंक्टन ये फोटोसिंथेसिस करता है, घास भी फोटोसिंथेसिस करती है और बेटा ट्री या वृक्ष भी जो है फोटोसिंथेसिस करता है। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा जो ये तीनों हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक, ये प्रकाश संश्लेषी हैं। तो ये सभी जो हैं प्रथम पोषण स्तर पर आएंगे, प्रथम पोषण स्तर पर आएंगे बच्चों। जो पौधों से भोजन लेते हैं जिनको हम बेटा हर्बीवोर कहते हैं, वो द्वितीय पोषण स्तर पर आएंगे। गाय है और ग्रास हॉपर है, जो ये इन शाकाहारी हैं, और ये जो है द्वितीय पोषण स्तर पर आएंगे। तो इस जगह पे जो है क्वेश्चन को देखते हुए गाय और ग्रास हॉपर जो है ये द्वितीय पोषण स्तर पे आएंगे और इस जगह पे हम लोगों का उत्तर जो होगा पहला उत्तर जाएगा। बेटा यहाँ पे एक बात कही गई है और किस साइंटिस्ट ने क्या कहा है उसको हम लोग देखते हैं। बेटा अगर हम देखें तो टिलमैन दिए गए हैं बच्चों, पॉल एहरलिच दिए गए, एडवर्ड विल्सन दिए गए, कॉर्नेल दिए गए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टिलमैन जो थे, टिलमैन ने पाया कि उन भूखंडों में जिन पर अधिक जातियां थीं, मतलब बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा थी बच्चों, तो साल दर साल कुल जो जैव भार में कम विभिन्नता दर्शाती है। तो ये वाक्य जो है डेविड टिलमैन ने दिया था। तो अगर हम देखें तो 102 का उत्तर तो पहला जाएगा। लेकिन बेटा अगर हम यहाँ पे पॉल एहरलिच की बात करते हैं, इन्होंने एक परिकल्पना दी थी जिसे रिवेट पोपर परिकल्पना कहते हैं। रिवेट पोपर परिकल्पना कहते हैं बेटा बच्चों, ठीक। और जो रिवेट पोपर परिकल्पना है इसमें किस जाति का क्या जो है इकोसिस्टम में रोल है उसके विषय में जानकारी दी गई थी। बेटा जो एडवर्ड विल्सन है, इन्होंने जैव विविधता शब्द का दिया था, जैव विविधता शब्द को दिया था बच्चों एडवर्ड विल्सन, ठीक। कॉलिन का एलिगेंट एक्सपेरिमेंट था।
तो इस जगह पे अगर हम लोग उत्तर देखेंगे तो 102 का उत्तर जो है पहला जाएगा। और यहाँ पे भी बेटा ध्यान देना है हम लोगों को कि जो ये जो बात की गई है वो जैव विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व है उसके विषय में यहाँ पे बातें इन वैज्ञानिकों ने बताई थी। रिवेट पॉपर परिकल्पना के अनुसार कौन से रिवेट को हटाने से हवाई सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा गंभीर खतरा है। अगर हम बेटा यहाँ पे देखते हैं बच्चों तो रिवेट पंखों के रिवेट को वो जो है मुख्य जातियों को प्रदर्शित करता है, मुख्य जातियों को प्रदर्शित करता है। और जो सीट की रिवेट होती है बेटा ये सामान्य जातियों को प्रदर्शित करता है, सामान्य जातियों को प्रदर्शित करता है। ये भी बच्चों है खिड़की के भी है बेटा जो है सामान्य जातियों को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम देखें बच्चों तो इस जगह पे जो इस परिकल्पना के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे वायुयान जो है वायुयान है उसको एक उन्होंने इकोसिस्टम में पारितंत्र वायुयान जो हो गया ये पारितंत्र हुआ इकोसिस्टम। ठीक बच्चों और उनकी जो स्पीसीज हो गई वो सभी बेटा रिवेट होंगी। जातियां जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं रिवेट की। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब तक सीट की रिवेट हटेगी तो इकोसिस्टम में बहुत हल्का प्रभाव पड़ेगा, खिड़की पे भी बहुत हल्का। लेकिन जब पंख के रिवेट हटाए जाएंगे और पंख के रिवेट मतलब मुख्य जातियों जिन्हें हम बेटा की स्टोन स्पीसीज भी कहते हैं, तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा 103 का पहला उत्तर जाएगा। कौन सी आनुवंशिक बीमारी में गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है? तो अगर बच्चों यहाँ पे देखें बेटा जो मेंडेलियन विकार जो होते हैं, मेंडेलियन जो है विकार उसमें क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती है। मेंडेलियन देखिएगा वर्णांधता, हीमोफीलिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगर इन तीनों को देखते हैं तो ये मेंडेलियन विकार हैं। समझे बच्चों? और मेंडेलियन विकार में जो है जीन में बदलाव होता है लेकिन क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव नहीं होता है। जीन में बदलाव होगा लेकिन क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक बच्चों, लेकिन जो सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम है, ठीक, ये क्रोमोसोम विकार होता है बेटा। क्रोमोसोम विकार होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या बदलती है। क्रोमोसोम की संख्या बदलती है बेटा। अगर बेटा देखिए क्रोमोसोम इसमें अनुपस्थित भी हो सकता है, क्रोमोसोम अधिक भी हो सकता है और क्रोमोसोम जो है असामान्य हो सकता है। जैसे बेटा यहाँ पे आप देखो बेटा डाउन सिंड्रोम है तो इसमें 21वें क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है जिसे हम ट्राइसोमी कहते हैं।
और टर्नर सिंड्रोम में अगर हम बेटा देखते हैं तो इसमें जो 23वां पेयर है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है। तो इस जगह पे अगर हम कूदें किस में नहीं बदलेगी, तो मेंडेलियन विकार में नहीं बदलेगी, ए बी सी। बेटा इस जगह पे उत्तर जो जाएगा 104 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा जाएगा। बच्चों अगला सवाल देखते हैं बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप हरा और गोल फिनोटाइप को प्रदर्शित करता है। देखिएगा जो कैपिटल आर है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है गोल और हरा दोनों देगा। गोल और हरा यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि गोल ये जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव है, तो गोल होगा और हरा होगा। इसमें भी देखिए गोल होगा और हरा होगा। जो तीसरा आप देख रहे हैं बेटा, ये रिंकल्ड और मतलब हरा होगा, मतलब झुर्रीदार और हरा होगा, झुर्रीदार और हरा होगा। तो इस जीनोटाइप में अगर आप देखेंगे तो हरा और गोल जो है तीसरा वाला जो है हरा गोल नहीं देगा। 105 का जो उत्तर जाएगा बेटा तीसरा जाएगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं, सही अनुरूपता का चयन करें। बच्चों यहाँ पे तो देखेंगे अगर हम सही अनुरूपता का चयन करते हैं तो रजोनिवृत्त की जो आयु लगभग 50 वर्ष होती है और एक आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन जो होता है वो 28 से 29 दिन होता है। फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। एफएसएच स्तर लगभग आर्तव चक्र पर होता है और वो 14वें दिन होता है बेटा। और तो इस जगह पे अगर हम देखते हैं तो दूसरा उत्तर बेटा इसके साथ सुमेलित हो रहा है। बच्चों देखेंगे जिस समय बेटा ओव्यूलेशन होता है, ठीक उस समय जो है एफएसएच के साथ बेटा एक और हार्मोन इसी के साथ होता है, एलएच का भी जो है वो पीक लेवल पे या उच्चतम स्तर पर पाया जाता है। तो 106 का जो उत्तर होगा वो दूसरा जाएगा। 107 क्वेश्चन बेटा देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देख बेटा उत्परिवर्तन जो है अगर हम देखते हैं बेटा ये यादृच्छिक और दिशाहीन होता है, ठीक बच्चों। अब प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था वो डार्विन ने दिया था बच्चों। बिग बैंग हाइपोथेसिस जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए दिया गया है। और साइमुलेशन जो एक प्रयोग जो थे वो स्टैनले मिलर साहब ने किए थे। तो अगर हम इस जगह पे उत्तर को देखते बच्चों तो चौथा उत्तर मेरे बच्चों जाएगा। और बेटा आप जानते हो बेटा कि स्टैनले मिलर साहब ने जो मिक्सचर लिया था वो लिया था, मेथेन लिया था, अमोनिया लिया था और हाइड्रोजन लिया था और टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग लिया था। और इनसे उन्होंने बेटा बच्चों अमीनो एसिड को बनाया था, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो केमिकल एवोल्यूशन स्पार्क डिस्चार्ज apparatus में किया गया था। तो 107 का जो उत्तर जाएगा बट ये चौथा जाएगा। सही अनुमान का चयन करें बेटा। हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे किसमें कितने क्या कार्बन हैं। अगर हम देखते हैं 3 कार्बन का पायरुविक एसिड होता है, ठीक। 4 कार्बन का फ्यूमेरिक एसिड होता है। 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होता है और 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड होता है। बच्चों आप जानते हो कि सिट्रिक एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है और फ्यूमेरिक एसिड है। ये जो अम्ल जो हैं ये क्रेब्स साइकिल में बनते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलते हैं। और पायरुविक अम्ल जो है ये जो ग्लाइकोलिसिस बनता है और ये साइटोप्लाज्म में चलता है।
तो 108 का अगर हम देखेंगे बच्चों उत्तर, तो ये पहला मिलेगा। एक 108 का उत्तर जो है पहला जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें। अगर हम यहाँ पे सही अनुरूपता की बात करते हैं बेटा, तो ये देखेंगे थैलमस को हम लोग बच्चों रिसेप्टिकल भी कहते हैं, ठीक। अगर एक्टिनोमॉर्फिक है बच्चों, तो ये जो हो जाएगा आरी हो जाएगा। जो जाइगोमॉर्फिक है, जो ये जो होता है द्विपार्श्व हो जाएगा, और अनियमित जो है असममित हो जाएगा। तो 109 का जो उत्तर बेटा जाएगा मेरे बच्चों, वो पहला जाएगा। A1 है, B 3 है, C 4 है, ठीक है, और D 2 है। तो 109 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। यहाँ पे बेटा कुछ एनिमल दिए गए हैं और उनकी सिमेट्री दिखाई गई है, सममित दिखाई गई है। अगर हम यहाँ पे बच्चों देखते हैं सही अनुरूपता का चयन करें, तो सबसे पहले द्विपार्श्व सममित है, और द्विपार्श्व सममित में अगर हम देखते हैं बच्चों, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीस से प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक पाई जाती है। एडल्ट एनिमल की यहाँ पे बात करें, एक्सेप्शन बेटा एक एकाइनोडर्मेट होता है, उसमें एक्सेप्शन है लार्वा और एकाइनोडर्मेट के जो एडल्ट है दोनों अलग सिमेट्री होती है। तो यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके कॉर्डेटा तक हो गया। तो आर्थ्रोपोडा की बात सही है। अरिसममित जो है किसी भी प्लेन से अगर हम काटते हैं इक्वल, तो बराबर भागों में काट सकते हैं, इसे बेटा हम लोग अरिसममित कहते हैं। और जो अरिसममित है ये टीनोफोरा में पाई जाती, सिलेंटेटा के अलावा टीनोफोरा में भी होगी, टीनोफोरा। और अगर हम इसकी बात करते हैं काइनोडर्मेटा, तो उसकी जो एडल्ट है उसमें पेंटामेरस अरिसममित या रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। आगे बेटा सीलोम गुहा जो है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सीलोम जो है या प्रगुहा जो है, ये जो है एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक पाई जाती है, ये बात। और अगुहा जो है मोलस्का में नहीं, मोलस्का में बच्चों बेटा ये प्रगुहा होती है। अगुहा जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थीस में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थीस में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो इस जगह पे जो है अगर हम देखते हैं बच्चों, तो सही अनुरूपता का अगर चयन किया जाएगा तो A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। तो उत्तर इसका पहला जाएगा। 110 का जो उत्तर होगा वो पहला उत्तर जाएगा। A भी सही है बच्चों, यहाँ देख रहे हैं आप, B भी सही है और C भी सही है। तो और जो गलत है बेटा D गलत है। अगला क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना 13 वर्ष की योजना का जिसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा सहयोग प्राप्त था। बात सही है बेटा, ठीक। क्रोमोसोम एक सर्वाधिक जीन 2968 होते हैं और क्रोमोसोम वाई में सबसे कम जीन 231 मिलते हैं। ये भी बेटा अगर देखा जाए कथन सही है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो उत्तर जो जाएगा बेटा यहाँ पे 111 का जो है वो चौथा जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे इनके साथ बड़ा जर्मनी था, यूनाइटेड किंगडम थे, और भी कंट्री थे जो इसमें सहयोग किए थे। और ये जो है जो परियोजना जो है जो 13 वर्ष की थी, टोटल जो है 13 वर्ष की थी, और शुरुआत जो की गई थी 1990 में की गई थी और 2003 में ये पूर्ण हुई थी।
इसके अलावा जो क्रोमोसोम प्रथम का जो ये कंप्लीट जो जीन है ये 2006 में पता लग पाए थे। प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण जो है बड़ा, इसमें ऊर्जा का शोषण हुआ, ऊर्जा शोषी हो गई, प्रकाश रासायनिक होती है, ठीक। और यहाँ पे अगर हमको उपचयी होती है, एनाबॉलिक और रिडक्टिव प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो जो चूँकि फोटोसिंथेसिस जो है फिजिको केमिकल प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है पानी का और रिडक्शन भी जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बेटा एक प्रकार से देखा जाए तो ये रिडॉक्स प्रक्रिया हो गई। तो यहाँ पे ऊर्जा छेपी नहीं होगी, ऊर्जा छेपी नहीं होगी, ये तो नहीं, ऊर्जा शोषी होती है। तो इस जगह पे अगर देखा जाए तो 112 का उत्तर जो जाएगा पहला जाएगा। बेटा 113वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। अगर हम देखें बेटा मल्टी लोड 375 एक प्रकार का औषधि रहित आयोडीज है। बेटा ये नहीं, औषधि नहीं होगा, कापर रिलीजिंग या कापर मोचन, ठीक है, कापर मोचन या रिलीजिंग होता है बेटा ये, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो रहा है। लिपिज लूप एक प्रकार का कापर रिलीजिंग, बेटा ये कापर रिलीजिंग ना होके औषध रहित होता है, औषध रहित होता है। तो इस जगह पे बच्चों अगर देखो तो दोनों ही कथन जो हैं वो गलत हैं। उत्तर इसका पहला जाएगा, ठीक बच्चों। बेटा आपको मालूम है दो बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए जो है ये आयोडीज जो है एक बहुत प्रचलित तरीका है। और इसमें आपको मालूम है बेटा जो कॉपर होते हैं ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, जिससे फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी कम होती है। और बेटा जो लिपिज लूप है एक प्रकार से ये बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है बच्चों। बस इतना याद ध्यान रखना बेटा। तो एक ने बैरियर की तरह और एक ने फर्टिलाइजर, एक और होता है हार्मोनल, वो जो है इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करता है, ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में कौन मानव रोग है? कौन मानव रोग है? बेटा एल्जाइमर जो होता है आप मालूम है लॉस ऑफ मेमोरी होता है, ठीक। कैंसर जो है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, सेल की नष्ट होती हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है और रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, ये अगर हम देखते हैं बच्चों जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, और ये जो है ये मानव में रोग होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सभी जो हैं ये मानव रोग हैं। उत्तर जो जाएगा 114 का जो उत्तर जाएगा चौथा जाएगा। नीचे दिए गए दो कथन हैं, हरित लवक की संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे क्लैमिडोमोनास एक हरित शैवाल है और इसकी प्रत्येक कोशिका में एक होता है। और अगर मीजोफिल की अगर कोशिकाएं देखी जाती हैं तो उसमें 20 से 40 तक हरित लवक हो सकते हैं। ये बात आप ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। तो पहला कथन सही है। अगर हम दूसरी बात करते हैं सूत्र कणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्ली युक्त होते हैं, बात सही बेटा। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी हरित लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है, ये बात भी सही है। तो इस जगह पर जो उत्तर जाएगा चौथा उत्तर जाएगा। 115 का जो उत्तर होगा वो चौथा होगा मेरे बच्चों। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध होने वाला, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव न हो या हो भी तो बहुत कम हो, ये कथन सही है, ठीक बच्चों। अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं प्राकृतिक विधियों जो अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ये बात भी सही है। तो अगर 116 का उत्तर देखा जाता है बेटा तो चौथा जाएगा। 116 का उत्तर चौथा जाएगा। 117 बच्चों देखिए, प्लेसेंटा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है
और अनेक हार्मोन स्रावित करता है। जैसे आपको मालूम बेटा HCG हार्मोन ये सिक्रीट करता है, HCG, जिसे हम लोग ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। दूसरा HPL होता है बेटा, ठीक, HPL, जिसे हम लोग ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कहते हैं। इनके अलावा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी ये श्रावण करता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी ये श्रावण करता है। तो HCG हो गया, HPL हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। तो ये हार्मोन्स प्लेसेंटा करता है। मारुला लगातार विभाजित होती रहती है और उससे एक विशेष संरचना बनती है जिसे हम लोग बेटा ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये बात भी सही है। आपको मालूम है बेटा ब्लास्टोसिस्ट में जो है ये जो सेल्स हो गई ट्रोफोब्लास्ट हो गई और ये इनर सेल मास हो गई, ये जो हो गई ट्रोफोब्लास्ट और ये हो गई इनर सेल मास, इनर सेल मास कहलाती हैं। तो इसी पूरी संरचना को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और जब ये एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है तो इसी को हम बेटा इम्प्लांटेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के लगभग 8 दिन बाद ये घटनाक्रम होता है। तो 117 का जो उत्तर जाएगा, चौथा उत्तर जाएगा बच्चों, DNA का अणु जिसमें कि रुचिकर जीन जुड़ा होता है क्लोनिंग के लिए कहलाता है। बच्चों देखेंगे, देखिए जिस पे DNA का या RNA का या प्रोटीन का निर्माण होता है उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। जैसे रेप्लिकेशन में टेम्पलेट DNA होगा बेटा, और ट्रांसक्रिप्शन में भी टेम्पलेट RNA होगा, और ट्रांसलेशन में जो टेम्पलेट जो होगा वो बेटा mRNA होगा। दूसरा है अरूपांतरज को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। बच्चों देखिएगा, जब रिकॉम्बिनेंट DNA जो होस्ट सेल में नहीं पहुंचता उसे हम बेटा अरूपांतराज कहते हैं। जो रिकॉम्बिनेंट DNA बेटा होस्ट सेल में पहुंच जाता है उसे हम रूपांतराज कहते हैं। और जिसमें बेटा रुचिकर जीन को जोड़ा जाता है उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो 118 का उत्तर जो है वो चौथा जाएगा। साइटोकाइनिन के लिए क्या सही है? अगर हम साइटोकाइनिन हार्मोन की बात करते हैं तो ये शिखाग्र प्रधानता से छुटकारा दिलाता है, बात सही है, क्योंकि ये जो है लैटरल ब्रांच को ग्रोथ करके बढ़ाता है, और जो शिखाग्र को है वो ऑक्सिन हार्मोन बढ़ाता है। ये पोषकों के संचारण को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बेटा, जिससे पत्तियों की जरावस्था को देरी करने में मदद मिलती है, ये बात सही है। मतलब पत्तियों में ओल्ड एज को ये डिले करता है, ठीक है। आगे यह पत्तियों में हरित लवक के निर्माण भी करवाता है, बिल्कुल सही है। तो अगर ये बातें देखें तो साइटोकाइनिन जो है ये तीनों ही बातों को बड़ा करता है। तो इस जगह 119 का जो उत्तर है चौथा जाएगा। और इसके अलावा जो इसका मुख्य जो काम होता है बेटा ये कोसा विभाजन करता है। कोसा विभाजन में इसका मुख्य रोल होता है साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन बच्चों, ठीक है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है और प्रसूति की अवस्था में जाता है इसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती, बिल्कुल सही बच्चों, ये बात सही है। बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है, ये बात भी सही है बच्चों। 10 से लेकर 15% तक उसमें बेटा मॉइस्चर रह जाता है। उपापचय क्रिया भ्रूण की धीमी पड़ने लगती, ये बात भी सही है। तो अगर आप देखें तो 120 का जो है यहाँ जो है उत्तर जो जाएगा चौथा जाएगा। गलत अनुरूपता का चयन करें। देखिए अगर हम बेटा यहाँ पे एस्केरेसिस जो है ये एस्केलमेंथीस का सदस्य होता है, ठीक है बच्चों। और एलिफेंटियासिस जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थीस का सदस्य दिया गया बेटा, ये जो है एस्केहेल्मिन्थीस का ही सदस्य होता है।
बात, तो ये जो है अनुरूपता गलत हो गई। तो उत्तर तो हमारा बेटा 121 का दूसरा जाएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ सदस्य है बच्चों। जो प्रोटोजोआ जो होता है इसमें वो प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है या फेल्सीपेरम होता है या ओवेल होता है या मलेरी होता है, और इसका वेक्टर जो है वो फीमेल एनोफ्लीज होती है। अमीबियोसिस जो है प्रोटोजोआ है बेटा, ये जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका लिटिका के द्वारा होता है। ठीक बच्चों, तो इस जगह पे 121 का उत्तर दूसरा जाएगा। विलुप्त जंतुओं का चयन करें। बेटा यहाँ पे हम लोगों को विलुप्त जंतुओं का चयन करना है। तो थैलासीन जो है ये विलुप्त है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है बच्चों। क्वग्गा जो है ये अफ्रीका में होती है। स्टीलर समुद्री गाय जो है ये रूस की है। डोडो जो है मॉरिशस का है। ठीक बच्चों, कसकटा जो है ये विलुप्त नहीं है, ये वाह्य परजीवी पौधों का होता है बेटा, जड़ों का खासकर पौधों का, और पौधों में भी बच्चों याद रखना जड़ों का। तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो 4 एनिमल है ABCD ये विलुप्त हैं। और बच्चों जो क्वग्गा होता है ये आपको मालूम है अफ्रीका में है। और ये जो है जाति जो है आपको ठीक मालूम होनी चाहिए, थैलेसीन ये मैमल है। ठीक, क्वग्गा अफ्रीका, स्टीलर समुद्री गाय रूस, और डोडो जो है मॉरिशस। ये बेटा खाने और सजाने के कारण ये जो है विलुप्त हो गया। ठीक, तो 122 का जो उत्तर होगा तीसरा होगा। और क्वग्गा जो है ये जेब्रा की प्रजाति होती है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। 122 का ABCD सही है बच्चों। सही अनुरूपता का चयन करें बच्चों। अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ड्रूप फल, जो ड्रूप फल है वो सरसों, गलत है बच्चों। ठीक है, ड्रूप फल जो होता है ये नारियल का होता है और आम का होता है। नारियल का होता है और आम का होता है। ठीक, गलत हो गया। एलिरोन पर प्रोटीन हैप्लॉइड, हैप्लॉइड नहीं होती बेटा, ट्रिप्लॉइड होती है। ट्रिप्लॉइड होती है जिसे हम 3N कहते हैं बच्चों। स्कूटेलम कॉटिलिडन एक बीजपत्री, ये बात सही है, सील्ड शेप कॉटिलिडन है। पुष्प जो है स्कूटेलम कॉटिलिडन सील्ड शेप्ड होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, और ये जो है एक बीजपत्री में सील्ड शेप होता है। और दूसरा बेटा देखेंगे, पुष्प जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंजियोस्पर्म का होता है। तो 123 का जो उत्तर जाएगा ये दूसरा जाएगा। एक 124 बेटा देखते हैं बच्चों हम लोग। सही अनुरूपता का चयन करें। अगर हम देखें पहला बहुकोषीय ग्रंथि आहार नाल। ठीक बच्चों, ये जो है अगर इसको आप देखते हैं बच्चों तो इस जगह पे आप देखेंगे सही अनुरूपता के लिए तो ये जो है गॉबलेट सेल है और वहाँ पे एक कोष की ग्रंथि होती है। ठीक बच्चों, और दूसरी बेटा अगर हम देखें संयुक्त उपकला
मुख गुहा की नम त्वचा में होती है। ये बात सही है। देखिए, चूंकि इसमें कई लेयर की कोशिकाएं पाई जा रही हैं, ये अगर हम देखें। दूसरा, संयोजी ऊतक ना हो के बेटा, ये जो है आपको मालूम है ये संयोजी ऊतक नहीं है, ये सिंपल इपीथीलियम है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूबॉइडल इपीथीलियम होता है, वो नेफ्रॉन, तो संयोजी ऊतक नहीं होगा। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये पेशी नहीं बच्चों, ये हैवेर्जियन कैनाल जो दिखाई गई है बच्चों, ये बोन की दिखाई गई हैं। और यहाँ पे ये कोशिकी होगा। तो 124 का अगर हम लोग उत्तर देखेंगे बच्चों, तो उत्तर यहाँ पे बी जाएगा। ठीक है बच्चों, 124 का बी उत्तर होगा। ठीक है, तो इस जगह पे हमें देखना सही अनुरूपता का। तो उत्तर यहाँ पे अगर देखा जाए तो केवल बी जाएगा, और इस जगह पे उत्तर हम देखेंगे तो तीसरा जाएगा। ठीक है, 124 का जो है उत्तर जो है ये तीसरा रहेगा, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बी रहेगा बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा, सामान्यतः प्रत्येक 100 ml ऑक्सीकृत रक्त कितने ml ऑक्सीजन प्रदान करता है? अगर हम इसको देखते हैं तो बेटा 100 ml जो ऑक्सीजन है उसमें 20 ml, 100 ml जो ब्लड है उसमें 20 ml ऑक्सीजन होती है। जो बच्चों अब वो 5 ml ऑक्सीजन को जो टिश्यू को दे देती है, मतलब 25%, और रिमेनिंग जो है 75% वो कंटेंट खुद रखती है। तो इस जगह पे 125 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता गलत है? अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, देखिए कसाबिकीगत शुक्राणु, ये बात सही है। कसाबिकागत यूग्लिना, ये बात भी सही है। अमीबीगत मैक्रोफेज, ये भी बात सही है। पेशी केवल एंडोडर्मल, एंडोडर्मल नहीं होती बेटा, ये मीजोडर्मल होती है, मीजोडर्मल उत्पत्ति होती। तो यहाँ पे अगर देखें गलत अनुरूपता जो हो जाएगी, चौथा उत्तर जाएगा। 126 का जो उत्तर है वो चौथा होगा। दिए गए दो कथन हैं, उच्च स्तर पर क्रोमैटिन की पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक रूप से गैर स्टोन गुणसूत्री प्रोटीन कहते हैं। ये बात सही है बच्चों। ठीक, डीएनए से पाचन के बाद रूपांतरण प्रक्रिया बंद हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि डीएनए ही रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। ये बात भी सही है। तो अगर देखा जाए तो 127 का जो है दोनों ही कथन सही जा रहे हैं बच्चों। एक होता है डीएनएज, ठीक बच्चों, ये न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब, और जो ये डीएनएज है ये प्रोटीन होता है। ये आपको याद रखना है। तो 127 का जो उत्तर जाएगा वो चौथा जाएगा। ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज है। टैग पॉलीमरेज का जो रिलेशन जो होता है वो बेटा बैक्टीरिया से होता है, जो जिसका नाम थर्मस एक्वाटिकस होता है। और हाई टेम्परेचर पे इसके जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट बने रहते हैं, और वो जो हैं बेटा जो नष्ट नहीं होते हैं। तो उत्तर 128 का तीसरा जाएगा। मक्का की बंडल शीत कोशिकाओं के विषय में क्या कथन सही कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है? अगर हम यहाँ पे बच्चों देखते हैं तो सबसे पहले इनमें असंख्य क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये बात सही है बेटा। अंतरकोशीय स्थान भी नहीं होते हैं, ये बात भी सही है। इनकी भित्तियाँ गैस विसरण के लिए अपारगम्य नहीं होती हैं, बेटा अपारगम्य, ये वाली बात गलत है। इनकी भित्तियाँ मोटी होती, ये बात भी सही है। तो 129 का
उत्तर जो होगा ये यहाँ पे तीसरा जाएगा, सत्य कथन नहीं है। 129 का उत्तर तीसरा जाएगा। एसएनआरएनए का क्या है? अगर एसएनआरएनए की बात किया था, इसे हम लोग बड़ा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। ठीक बच्चों, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो इस जगह पे जो है उत्तर पहला जाएगा। और एसएनआरएनए जो है ये बेटा जो प्रोटीन के साथ और एटीपी के साथ न्यूक्लियोसोम बनाता है, और जो कि डीएनए की जो कि आरएनए की स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में मदद करता है। ठीक, तो छोटा ऋणात्मक गलत है, छोटी संख्या गलत है, छोटा संख्यात्मक गलत है। तो 130 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। नीचे दिए गए दो कथन हैं। डाउन सिंड्रोम में चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक पाम क्रीज होती है। ये बात सही है बच्चों। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं उसमें ये चीज़ पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में कुल क्रोमोसोम की संख्या जो है वो समान होती है। अगर हम बेटा डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी पाई जाती है, जिसके कारण इसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं। और क्लाइनफिल्टर्स में जो है सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें भी 47 क्रोमोसोम होते हैं। तो इस जगह पे 131 का उत्तर जो जाएगा वो चौथा जाएगा। हाँ, देखिए दिए गए दो कथन हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा, डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात सही है। मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या रानी और श्रमिक में एक समान होती है। ठीक है बच्चों, अगर हम देखते हैं बच्चों कि रानी और श्रमिक मक्खियों में दोनों में ही 32 क्रोमोसोम होते हैं। ये बस क्या होता है, ये फीमेल स्टेराइल होती हैं और ये फीमेल फर्टाइल होती हैं। ठीक है, और इनके जो मेल हैं उसमें ड्रोन्स जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या 16 होती है। तो इस जगह पे अगर हम 132 को देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे उत्तर जो है 132 का जो उत्तर है वो चौथा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो और आपको मालूम है कि जो मधुमक्खियों में जो क्रोमोसोम का डिटर्मिनेशन होता है वो हैप्लोडिप्लोटाइप का होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्रोमोसोम होता है। हैप्लॉइड जो हो गया बेटा वो मेल हो गया, और डिप्लॉइड जो होंगे वो जो होंगे फीमेल और श्रमिक मक्खियां होंगी। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, जो कि मेगा कैरियोसाइट से उत्पन्न होते हैं, और ये कोशिका टुकड़े के रूप में। बात सही है बच्चों। ठीक है, प्लेटलेट्स रक्त के स्कंदन में भी मदद करता है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो इस जगह पे अगर हम देखते हैं बच्चों 133 का जो है उत्तर चौथा जाएगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की होगी। ठीक, क्लोरोप्लास्ट में फोटोफास्फोराइलेशन होगा, फोटोफास्फोराइलेशन होगा। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होगा, और साइटोप्लाज्म में जो है इसमें जो होगा SLP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होगा। तो इस जगह पे 134 का जो उत्तर जाएगा क्वेश्चन देखते हुए वो पहला उत्तर जाएगा। 134 का जो उत्तर होगा पहला होगा। 9 पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राइमरी भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका के भीतर की तरफ
द्वितीय भित्ति का निर्माण करता है। ठीक है बेटा। अगर कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में बेटा सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है बच्चों, ये बात सही है। जिसे तरल किरमोर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये कथन भी सही है। ठीक बच्चों, तो 135 का जो उत्तर जाएगा यहाँ पे वो चौथा उत्तर जाएगा। इसे हम लोग बेटा फ्लूट मोज़ेक मॉडल या तरल किरमीर नमूना के रूप में भी स्वीकार करते हैं। बहुत कम तापमान पर एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाती है। ठीक है बच्चों, हाँ ये बात सही। और बहुत कम तापमान पर प्रोटीन का ऊष्मा के द्वारा विकृतीकरण हो जाता है। तो इस जगह अगर हम लोग बेटा देखते हैं तो ये पहली बात देखिएगा, बहुत कम, तो यहाँ पे क्रियाशीलता तो बहुत कम की बजाय बेटा यहाँ पे बहुत उच्च ताप होगा। ठीक है, बहुत उच्च तापमान पर ये जो है क्रियाशीलता घट जाती है। ठीक, और बहुत कम तापमान पर अगर हम देखते हैं बच्चों तो प्रोटीन ऊष्मा के द्वारा विकृतीकरण होता है, तो यहाँ पे क्रियाशीलता घट जाती है। बात सही है बच्चों। ठीक है, और अगर हम बहुत कम की बजाय यहाँ पे उच्च तापमान होना चाहिए बच्चों। अगर उच्च तापमान किया जाएगा तो विकृतीकरण हो जाता है। तो एक कथन सही है और आर गलत है। 136 का जो उत्तर जाएगा यहाँ पे दूसरा जाएगा। 136 का उत्तर दूसरा होगा। वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वच्छी और तीसरी कटिकशोरिका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ पर स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात कथन सही है। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त पहले नुमा बोमन कैप्सूल से प्रारंभ होती है। अगर देखें तो ये बात भी सही है। 137 का जो उत्तर जाएगा बच्चों ये चौथा जाएगा। 137 में अगर हम लोग बेटा देखते हैं तो दोनों ही आंसर जो हैं वो दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। तो चौथा उत्तर जाएगा, जिसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। और बोमन कैप्सूल में बेटा कैपिलरीज पाई जाती हैं जिनको हम बेटा ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस कहते हैं बच्चों। और अगर हम कहते हैं बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को जोड़ देते हैं, ये बोमन कैप्सूल हो गया बेटा। बोमन संपुट होता है, बोमन संपुट होता है। इन दोनों को बेटा हम मेलपिगियन बॉडी या मेलफिजन कॉप्सस कहते हैं। ये नेक है, इसके बाद ये पीसीटी होता है बेटा। ये जो है एलनेलूप हुआ, ये डीसीटी होता है। और ये जाके ओपन बेटा कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट में सबसे पहले जो है यूरिन शब्द का उपयोग किया जाता है। ये पीसीटी हो गया। ठीक है, ये हेनले लूप हो गया बच्चों, हेनले लूप हो गया। और ये जो है डीसीटी हो गया और ये कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, पादप का कोई भाग ले लिया जाए, उसे विशिष्ट पोषक मीडिया तथा रोगाणु रहित स्थिति में एक टेस्ट ट्यूब में उगने दिया जाए तो इसको हम लोग बेटा एक्सप्लांट कहते हैं। बिल्कुल सही बेटा। और जो कई प्लांट बनते हैं और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उनको हम सोमा क्लोन कहते हैं। तो बेटा इस जगह तो उत्तर तो बेटा पहला हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और जेनेटिकली सेम रूप से जो होते हैं बेटा वो सोमा क्लोन कहलाते हैं। और जो डिफरेंट प्रकार की सोमेटिक सेल की जो जीनोटाइप जिनका अलग है उसे हम कायिक संकर के नाम से जानते हैं। तो 138 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैस्टर और मक्का में स्वयुग्मन अवरोधित होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन सजात पुष्पी परागण होता है। ठीक बच्चों, कारण कैस्टर मक्का में पुष्प एक लिंगी होता है जैसे स्थिरकेशी अथवा पुंकेसरी, लेकिन पादप द्विलिंगी होता है। ये बात भी सही है। जो यहाँ पे ये कंडीशन जो है इसे हम लोग मोनोसियस बेटा कहते हैं। तो इसमें
पुष्प जो हैं दोनों प्रकार के होते हैं बच्चों, और वो एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, और एक बेटा जो है सही व्याख्या जो है वो दी गई है। तो 100 अगर हम 39 को बेटा देखते हैं बच्चों यहाँ पे, तो 139 का जो उत्तर जाएगा बेटा ये चौथा जाएगा। आयु विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला है बच्चों, ठीक, उपनाम टाइफाइड मैरी का है। अब यहाँ पे हम लोग बेटा देखें, जिसका यहाँ पे उल्लेख करना सटीक है, वह पेशे से रसोइया थी और जो खाना वह बनाती थी उसके द्वारा वर्षों तक वो टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रहीं। ठीक बच्चों, तो इस जगह पे जो उत्तर जो होगा वो मैरी मेलोन था। मैरी मेलोन जो थी बेटा ये भोजन बनाती थी और ये पीड़ित कई लोगों को इन्होंने टाइफाइड बीमारी जो फैलाई थी। ठीक है बच्चों, और टाइफाइड जो बीमारी होती है बेटा ये हमारी आंत की बीमारी होती है, और छोटी आंत जो है इसमें को बहुत नुकसान पहुंचता है, और इसमें लगातार टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। बस जब पैरासीटामोल या कोई एंटीबायोटिक दवा लिया तो कुछ क्षण के लिए कम होता, फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा 140 का जो उत्तर होगा वो चौथा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण मनुष्य में श्वसन का है? ठीक बच्चों, अगर यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अगर सबसे पहले ब्रीथिंग है जिसमें ऑक्सीजन ली जाती, CO2 दी जाती, इसके बाद ये जो लंग्स में जो एयर गई एल्वोलर एयर और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और वहाँ से CO2 जो है एल्वोलर एयर में आती, वहाँ से भी ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर जहाँ टिश्यू पे पहुँचती वहाँ ब्लड से ऑक्सीजन जो है टिश्यू में जाती, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में आती, और ब्लड फिर CO2 को लेके बेटा ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कूपिका के आर पार O2 CO2 का विसरण होता, बात सही है बच्चों। रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन होता, ये बात भी सही है। रुधिर और ऊतकों के बीच O2 CO2 का लेन देन होता है। तो इस जगह पे 141 का जो उत्तर होगा वो चौथा बेटा जाएगा। पौधे में प्रारूपिक वृद्धि वक्र होता है। अगर हम पौधे की प्रारूपिक वृद्धि का वक्र देखेंगे बच्चों तो ये सिग्मोइड वक्र होता है। आप मालूम इस तरह दिखाया गया बच्चों, देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले होता है लैग होता है, फिर ये लॉग होता है, फिर बेटा ये जाके बेटा स्टेशनरी हो जाता है। स्टेशनरी होने का मुख्य कारण जो होता है जो है वो यहाँ पे लिमिटेड न्यूट्रिएंट की सप्लाई के कारण हो। अगर ये जो है तो उस सिग्मोइड या यस के आकार का होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बेटा ये सिग्मोइड होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें बच्चों तो लिमिटेड जो है कंडीशंस के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ भी सिग्मोइड होता है। तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा बच्चों 142 का उत्तर जो जाएगा वो तीसरा जाएगा। सही कथन का चयन करें। बेटा अगर हम सही कथन की बात करते हैं बच्चों तो देखेंगे कौन कौन कथन यहाँ पे सही हैं। देखिएगा, अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी और श्वसन वेदना पैदा करते, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे पार्थिनियम है उसके पॉलन ग्रेन जो हैं इस प्रकार का जो है एलर्जी और श्वसनी वेदना पैदा करते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं जिनका व्यास जो है 25 से लेके 50 मिलीमीटर, बेटा मिलीमीटर ना होके बेटा ये माइक्रोमीटर होता है बच्चों, मिलीमीटर ना होके माइक्रोमीटर। तो ये बात जो है कथन गलत हो गया। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत कर सके, ये बात भी सही है। एक्साइन और इंटाइन भ्रूण पोष की परत होती है, भ्रूण पोष की नहीं बेटा, ये जो है पराग कण की परत होती है, पराग कण की परत होती है, ये बात भी गलत है। जनन कोशिका सहायक कोशिका और क्रियाशील गुरु बीजाणु की प्लॉइडी समान है। जनन कोशिका की प्लॉइडी एन होती है, सहायक कोशिका प्लॉइडी एन होती है, और क्रियाशील बीजाणु की भी ये एन या है प्लॉइड होती है। तो ये बात भी सही है। तो 139 का बच्चों जो है 143 का जो है
उत्तर जो जाएगा ये पहला जाएगा, 143 आंसर फर्स्ट होगा। निम्न से कौन सी अनुरूपता सत्य है? अगर यहाँ पे बेटा हम अनुरूपता सत्य देखते हैं बच्चों, तो T.W. एंजलमैन, ठीक है, इन्होंने प्रिज्म का उपयोग किया था और क्लैडोफोरा पे बेटा काम किया। क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गी है और सबसे पहले जो है एक्शन स्पेक्ट्रम बताने वाले भी T.W. एंजलमैन थे और इन्होंने ये भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है और रेड और ब्लू लाइट में होता है, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले जो है, अगर यहाँ प्रिज्म है, प्रिज्म नहीं बेटा, इन्होंने बेल जार का उपयोग किया था और उसमें जो पौधा लिया था वो मिंट प्लांट लिया था, तो यहाँ मिंट प्लांट लिया था, मिंट और बेल जार प्रयोग किया था। जॉन इंजनहाउस ने बेटा इन्हीं के जो है प्रिस्टले के प्रयोगों को दोहराया था और बस इतना बताया था कि ये जो है बेल जार एक्सपेरिमेंट इन्होंने सूर्य के प्रकाश में कराया था। बस सूर्य की प्रकाश आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश के उपस्थित में बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था जॉन इंजनहाउस, ठीक है। कॉर्नियस वॉन लिन, बेटा कॉर्नियस वॉन लिन ने पर्पल बैक्टीरिया पे काम किया था और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है बैक्टीरिया पे उपयोग किया था और ये बताया था कि जो ऑक्सीजन जो आती है वो जो है जो वाटर के टूटने से आती है, ठीक है बच्चों। तो इस जगह अगर हम देखेंगे उत्तर 144 का उत्तर जो होगा वो पहला जाएगा। एलेनिन, पामेटिक अम्ल और सेरीन में कार्बोक्सिल ग्रुप की क्या संख्या होगी? अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अगर हम देखें बेटा एलेनिन जो है, ठीक, मान लीजिए एलेनिन सी जो हो गया ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एमिनो ग्रुप है बच्चों, ठीक है बच्चों। और इस जगह पे अगर हम CH3 ग्रुप लेंगे तो ये जो हो जाएगा ये जो है ये एलेनिन है। और अगर हम बच्चों यहाँ पे CH2OH ग्रुप हटा दें, यहाँ पे हम CH2OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये सेरीन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और जो पामेटिक एसिड है, ठीक है, ये फैटी एसिड जो होता है, ठीक। और फैटी एसिड में जो है बेटा जो R ग्रुप के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और R ग्रुप में जो है कार्बन की संख्या जो है 1 से लेके 19 तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटा देखा जाए या एनिलीन हो गया, ठीक है बच्चों, पामेटिक एसिड हो गया और सेरीन है, सभी में जो है वो एक होता है, ठीक है। एलेनिन होगा, एलेनिन जो है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो हाइड्रोजन होगा तो एलेनिन होगा बच्चों, ठीक है। और अगर बच्चों वहाँ पे मेथिन ग्रुप हो गया बेटा और अगर CH2OH ग्रुप आ जाएगा तो उस जगह पे उस जो हो जाएगा सेरीन होगा। तो CH3 है, एलेनिन हुआ, पामेटिक एसिड है बच्चों, तो उसमें R के साथ R में जो होंगे 1 से 19 तक बेटा कार्बन हो सकते हैं बच्चों और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। और सेरीन जो है उसमें जो CH3 की जगह CH2OH ग्रुप हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन आएगा तो ग्लाइसिन होगा। तो इस जगह पे सभी में एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है, ध्यान रखना बच्चों। एलेनिन में मेथिल हो गया, इस जगह पे सेरीन में CH2OH ग्रुप हो गया, पामेटिक में RCOH हो गया। R जो होंगे 1 से लेकर 19 तक कार्बन होंगे बच्चों, तो सभी में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो 145 का जो उत्तर जाएगा वो दूसरा जाएगा। वेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियां समान हैं। अगर बेटा हम इनको देखते हैं बच्चों तो ये जो है होमोलॉगस हैं और होमोलॉगस का मतलब होता है ओरिजिन सेम हो और उनका कार्य जो है वो अलग अलग होने के कारण उनकी अलग अलग संरचनाएं बन जाती हैं। तो यहाँ इनका एंसेस्टर एक ही होता है, तो इस जगह पे एक पूर्वज समान होगा। क्योंकि वेल जो है एक्वाटिक के कारण उपयोजित हुई, चमगादड़ जो है उड़ने के कारण उपयोजित हुआ,
चीता जो तेज दौड़ने के काम उपयोजित हुआ, और मनुष्य जो है उसके हाथ पकड़ ग्रेस्पिंग के या हाथ चीज़ों पकड़ने के काम उपयोजित हुए। तो 146 का जो उत्तर होगा बेटा ये दूसरा जाएगा। स्वपोषी यूकैरियोट का चयन करें। अगर हम यहाँ पे स्वपोषी यूकैरियोट की बात करते हैं बच्चों, तो देखेंगे देखिए एनाबीना, नाइट्रोसोमोनास और माइकोप्लाज्मा, ये सभी जो हैं ये प्रोकैरियोट हैं, प्रोकैरियोट हैं। ठीक। पॉलीट्राइकम बेटा ये ब्रायोफाइटा होता है और मॉसेस में आता है, ये ब्रायोफाइटा है और मॉस है ये। ट्रिपैनोसोमा ये प्रोटिस्टा है और इससे निद्रा रोग होता है। राइजोपस जो है ये कवक है, ठीक, और मृतोपजीवी होता है। तो इस जगह पे बच्चों स्वपोषी यूकैरियोट की बात की गई है बेटा। ठीक, तो केवल डी उत्तर जा रहा है, केवल डी। अगर 147 का जो उत्तर देखा जाएगा तो वो दूसरा उत्तर जाएगा। 147 का जो उत्तर है बेटा दूसरा रहेगा। 148 गलत अनुरूपता का चयन करें बच्चों। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा आर्द्र भूमि में सभी जो जल काक हैं ये पॉपुलेशन को बताते हैं। तालाब में अगर हम बात करते हैं कमल के पौधे हैं, ठीक, तो ये भी जो है हमको पॉपुलेशन के विषय में बताते हैं बेटा। ठीक है, ये बात भी सही है। ठीक, साइबेरियन जो सारस है ये भी जो है भरतपुर में जो आते हैं बच्चों, ये भी जो है हमको जो है पॉपुलेशन के विषय में ही बताते हैं, भरतपुर के से रिलेटेड है। ठीक है, हैं समष्टि घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये आपको मालूम होना चाहिए हमेशा केवल संख्या में ही नहीं मापी जाती बेटा, और भी तरीके से पगमार्क उनके द्वारा भी हम लोग देखते हैं बच्चों। तो ये बात जो है गलत अनुरूपता है। तो 148 का अगर उत्तर हम देखेंगे बेटा तो यहाँ पे चौथा जाएगा। कोलेजन तंतु जो हैं उपस्थित होते हैं। अगर हम कोलेजन तंतु की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एरियोलर टिश्यू में उपस्थित होते हैं, टेंडन में उपस्थित होते हैं, कार्टिलेज में उपस्थित होते हैं। बेटा ब्लड ही एक ऐसा संयोजी ऊतक है जिसमें कोई भी तंतु नहीं पाए जाते हैं, और इसमें जो तंतु जो बनते फाइब्रिन वो केवल रक्त जमाव के समय बनते हैं। तो इस जगह पर उत्तर अगर हम देखेंगे बच्चों तो ए बी सी, और उत्तर 149 का जो जाएगा वो तीसरा जाएगा। 149 का जो उत्तर है वो तीसरा जाएगा। नीचे दिए गए दो कथन हैं बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों, जलीय तंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का मुख्य या महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल सही है, ग्रेजिंग फूड चेन है। ठीक है, अपघटक पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं जो मृत जीवों एवं मृत सामग्री को साधारण अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं जो बाद में उन्हीं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये बात भी सही है, डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो अगर हम देखें बच्चों तो इस जगह पे 150 का जो उत्तर होगा वो चौथा जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारे सेशन के बेटा सारे क्वेश्चंस मैंने अपने बच्चों से अच्छे से डिस्कस किए हैं। आगे के क्वेश्चन 151 से लेके 200 तक डॉक्टर अनिरुद्ध सर आपसे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। सभी का न्यू लाइट प्रयास के इस चैनल पे सभी का भव्य स्वागत और भव्य अभिनंदन। एक बार फिर से मैं मिल रहा हूं, हम सब मिल रहे हैं यहाँ पे। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री। जैसा कि आप सुन रहे थे अभी मोस्ट रिस्पेक्टेड सुधीर सर को, आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन कराया 101 से 150, और अब आगे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो भैया अगला क्वेश्चन आपका पेपर जो आज हुआ था FST नंबर 16 यानी 16, तो उसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन आपका 151।
तो आपको पता है हमारे सर का मिशन क्या है कि पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इस मिशन के साथ देखते हैं कि आज का क्वेश्चन भैया 151 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 151 में कह रहे हैं कॉकरोच के लिए गलत। तो भैया गलत क्या है, आपको गलत पता करना है, तो बता दो भैया गलत क्या है। अगर बात करें इनके पास संयुक्त आंख यानी जो कंपाउंड आई होती है जो एक जोड़ी में होती है, बिल्कुल सही बात है। एंटीना आपके एक जोड़ी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पंख भैया 3 जोड़ी नहीं होते, आपको पता है। पंख जो होते हैं वो आपके 2 जोड़ी होते हैं। पंख कितने होते हैं भाई साहब? पंख होते हैं 2 जोड़ी, ये बात गलत है। ब्रसण और अंडा से एक जोड़ी होते हैं, ये भी एक जोड़ी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। गलत पता करना था, तो भैया गलत का भाई गलत है। बताओ आंसर क्या बनेगा, क्या बनेगा आंसर, फटाफट भैया बता दीजिए क्या बनेगा आंसर। आंसर बनेगा भैया ऑप्शन नंबर 3। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 आपके क्वेश्चन 151 का। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 152 है। अगला प्रश्न 152 आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं एक्स और वाई की क्रमशः आपको पहचान करनी है। आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, लिखा है एस स्ट्रेन चूहे में इंजेक्ट किया गया तो क्या होगा। एस है भाई साहब और दूसरा है आर। आर का मतलब भाई साहब रेजिस्टेंट है और एस का मतलब है ये इससे सेंसिटिव है भाई साहब। तो आर है रेजिस्टेंट है तो मतलब क्या होगा, मतलब चूहा नहीं मरेगा। जिसमें आर स्ट्रेन जाएगा उसमें चूहा नहीं मरेगा, यानी कि जीवित रहेगा। मतलब ये कैसा रहेगा, ये भैया रहेगा जीवित, क्योंकि यहाँ पे आर है और आर का मतलब है रेजिस्टेंट, यानी कि इसके पास में रेजिस्टेंट पावर है, इसके पास में प्रतिरोधक क्षमता है, इसके पास में क्या है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, याद रखिए। तो ये जीवित रहेगा और इसके पास में नहीं है तो ये भैया मर जाएगा। ये अगर बात करें तो ये मर जाएगा, याद रखना है। तो बता दो भैया क्या होगा जवाब सही। आपका प्रश्न 152 विकल्प नंबर 2 देखिए। चूहा भैया मर जाएगा और दूसरा चूहा जीवित रहेगा। तो मरा हुआ चूहा एक्स के नाम से है और ये वाला आपका वाई के नाम से है, दूसरा, याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ क्या बनेगा, आंसर भैया यहाँ पे बनेगा सेकेंड। आंसर बनेगा यहाँ पे सेकेंड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन था यहाँ पे। आंसर बनेगा आपका सेकेंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है भाई साहब 153। समूह का चयन करना है जिसमें कम से कम एक संरचना अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन यानी कि अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क का भाग होती है। तो यहाँ पे आपको बताना भैया इसमें कैसा कैसा क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ही विकल्प आपके सामने देखो लिख रहा है, जिसमें ये जो पार्ट है ये आपके अग्र का पार्ट होता है, आपको याद होगा। प्रमस्तिष्क तरल नलिका जो है ये आपका पार्ट होता है भाई साहब। अग्र के बाद आता है मध्य में, ये पार्ट होता है मध्य का, आपको याद रखना है भाई साहब, ये पार्ट आपका मध्य का होता है। और आपका सेरिबेलम ये पार्ट होता है किसका, पश्च का, पश्च मस्तिष्क का पार्ट। ये पार्ट किसका है, पश्च मस्तिष्क का पार्ट होता है। तो हमें पहला ही क्वेश्चन मिल गया जो हमें चाहिए था, पहला ही क्वेश्चन भैया मिल गया जो हमें चाहिए था। पॉन्स की बात करें तो ये मध्य का पार्ट नहीं है, सेरिबेलम मध्य का पार्ट नहीं है और थैलमस भी यहाँ पे मध्य का पार्ट नहीं, तो ये सब गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर भैया 153, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है 154। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, कह रहे हैं गलत पता करना भाई साहब। तो 154 में भैया क्या है गलत, गलत पता कर दो क्या है गलत। तो यहाँ पे गलत अगर बात करें, सबसे पहली बात जीन चिकित्सा आपके 1990 में हुई थी, बिल्कुल सही है। परजीनी जंतु अगर बात करें सुअर और भेड़ में, बिल्कुल सही बात। अस्थि मज्जा की बात करें तो एडिनोसिन डिएमिनेज प्रत्यारोपण की कमी का स्थायी इलाज होता है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंजाइम प्रतिस्थापन जो होता है एडिनोसिन डिएमिनेज कमी का स्थायी इलाज। 154 बता दो बच्चा क्या होगा। 154 में अगर बात करें तो 154 में आप देखो एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा में कह रहे हैं ये स्थायी इलाज है। ये भैया स्थायी इलाज नहीं होता है, ये होता है अस्थायी इलाज। कैसा इलाज होता है, ये होता है भैया अस्थायी इलाज। तो यही बात यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ये बात यहाँ पे गलत लिखी है और हमको भैया गलत ही पता करना था। गलत का भाई है गलत, बाकी सब आपके सही हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा जवाब, जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 4 आपके पास 154 का। 154 का विकल्प नंबर 4 बनेगा जवाब। अगला प्रश्न 155 है, बताना है आपको सही। बताओ भैया क्या है सही क्या है गलत। सही अनुरूपता आपको बतानी है। सबसे पहले 155 में आपके सामने लिखा है एडेनिन। एडेनिन में का न्यूक्लियोसाइड होता है एडिनोसिन और इसका न्यूक्लियोटाइड बनेगा एडिनाइलिक एसिड। और एडेनिन के बाद में अगर बात करें, एडेनिन के बाद में दूसरा प्यूरिन होता है हमारा ग्वानिन। और ये ग्वानिन में अगर बात करें तो ग्वानिन का हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा ग्वानोसिन और यहाँ पे बनेगा ग्वानिलिक एसिड, बिल्कुल सही बात। अब जरा बात कर लेते हैं पिरिमिडिन में।
तो पिरिमिडिन में आपके आते हैं TCU। तो पहला जो T है ये आपका यहाँ पे है थायमीन, बिल्कुल सही है, पर इसका न्यूक्लियोसाइड थाइमोसिन नहीं होगा, इसका न्यूक्लियोसाइड थायमिडीन होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था थायमिडीन। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे बच्चा होना चाहिए था थायमिडीन होना चाहिए था। तो यही बात यहाँ पे गलत है, जिसकी वजह से ये आपका गलत हो गया, याद रखिएगा। ये भैया यहाँ पे गलत हो गया। अगली बात क्या है आपके सामने, साइटोसिन। साइटोड्रीसिन में आएगा आपका साइटिडीन बनेगा न्यूक्लियोसाइड, और फिर आपका बनेगा साइटिडिलिक एसिड। तो ये बातें सही हैं, ये बात गलत है। तो गलत है यहाँ पे आपका बी। पूछ क्या रहे हैं सही, तो सही में भैया क्या क्या जाएगा, सही में आ जाएगा आपका ए, सही में आ जाएगा आपका सी, सही में आ जाएगा डी। बता दो 155 में ACD कहाँ लिखा है, 155 में आपका प्रश्न 155 ACD कहाँ लिखा है। ACD सिर्फ आपको एक ही जगह दिख रहा है भैया, और वो है आपका विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 में ही भाई साहब दिख रहा है। तो आपका 155 में अगर बात करें तो विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 156 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो भैया देख लो कितने कथन सही हैं। यहाँ पे बात करें तो उससे पहले कह रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी में लाइगेज और परपोसिजिव एक प्रकार के प्रमुख उपकरण होते हैं, बिल्कुल सही बात। प्रतिबंधन एंजाइम ल्यूक्लियस कहलाने वाले एंजाइमों के बड़े वर्ग में आते हैं, बिल्कुल सही बात है, NCERT की लाइन है। कह रहे हैं केवल कुछ ही, देखो भैया केवल कुछ ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस DNA प्रतिबिंब की लंबाई में निरीक्षण के बाद नहीं करते हैं। तो भाई साहब ये केवल वाली बात गलत है, यहाँ पे होना चाहिए प्रत्येक। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए प्रत्येक प्रतिबंधन न्यूक्लियस एंजाइम DNA की लंबाई के निरीक्षण के बाद ही कार्य करते हैं। ये बात यहाँ पे गलत है। उसके बाद कह रहे हैं प्लाज्मिड स्वतः प्रतिकृत करने वाला गोलाकार गुणसूत्री बाह्य DNA होता है, ये बात भी आपकी सही है। सही पता करने हैं तो सही में अगर बात करें तो यहाँ पे A, B, D आपके A, B और D इतने ऑप्शन आपके सही हैं। तो A, B, D का मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सही हैं। कौन कौन सही है, A, B और D। तो भैया जवाब क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बता दो क्या बनेगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 156 का क्या बनेगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 156 विकल्प नंबर 2 बनेगा भैया जवाब। अगला प्रश्न 157 आपके सामने। कह रहे हैं कितनी अनुरूपता यहाँ पे सही है, कितनी अनुरूपता यहाँ पे सही है। तो कह रहे हैं प्रथम ध्रुवीय काय होता है हैप्लॉइड, बिल्कुल सही बात। द्वितीय ध्रुवीय काय होता है भैया हैप्लॉइड, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होते हैं डिप्लॉइड, बिल्कुल सही बात है। द्वितीयक अंडक होता है डिप्लॉइड, नहीं भैया ये होता था हैप्लॉइड। ये कैसा होता था, ये होता था भैया हैप्लॉइड, याद रखो। तो ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, और ये सब आपके A, B, C आपके कैसे हैं, ये आपके हैं भैया सही सही सही। तो बता दो कितने सही। आपका प्रश्न यहाँ पे 157 में कितने हैं सही। 157 में अगर बात करें तो भैया 3 सही है, और ये 3 कहाँ लिखे हैं, ये 3 भाई साहब आपके लिखे हैं विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 बनेगा भैया सही जवाब, याद कर लीजिएगा। विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। आपका प्रश्न 157 विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 158 ध्यान से देखिए। कह रहे हैं सही अनुरूपता बतानी है। तो कह रहे हैं बगीचे की छिपकली किसमें आती है। तो छिपकली भैया सरीसृप में आपको पता है। मेढक की बात करें तो आते हैं उभयचर में, आपको पता है। जल में भी रहते हैं भैया, थल में भी रहते हैं। घोड़ा आता है भाई साहब स्तनधारी में, आपको पता है। और उसके बाद काइटॉन आता है मोलस्का में। तो जो जिसके सामने भैया लिखा है वो है सही। जवाब क्या बनेगा बता दो फटाफट, क्या बनेगा जवाब भैया बताओ, क्या बनेगा यहाँ पे जवाब। जवाब क्या बनेगा, जवाब क्या बनेगा 158 में। आपका प्रश्न 158 विकल्प नंबर 1 बनेगा जवाब। अगला प्रश्न है 159। यहाँ आपको पता करना है सही। यहाँ पे भैया क्या है सही, फटाफट देख लो। 159 में क्या सही है देखो। सबसे पहले आपके सामने लिखा है स्पायरोगारा। किसको मिला देंगे स्पायरोगारा से, बताओ कहाँ से मिला देंगे। स्पायरोगारा को भैया मिला देंगे कहाँ से। स्पायरोगारा को मिला देंगे हम लोग क्लोरोफाइसी की, क्योंकि हमने एल्गी में पढ़ा था स्पायरोगारा। स्पायरोगारा हमने यहाँ पे पढ़ा था। उसके बाद में आपका लिखा है सार्गेसम। सार्गेसम को हम लोग कहाँ मिला देंगे, ये आपकी आती है फियोफाइसी एल्गी का उदाहरण है। उसके बाद मिला देंगे सी को, कहाँ से, सी को भैया मिला देंगे फोर्थ से। सी ये है, इसको मिला देंगे फोर्थ से, यानी स्फैग्नम उदाहरण है आपके ब्रायोफाइटा का। देन है सीलेजेनिला, और सीलेजेनिला आपके आता है टेरिडोफाइटा में, आपने पढ़ा होगा। तो अगर आपको इनके सबके उदाहरण आते हैं तो बहुत आसानी क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और मैचिंग के क्वेश्चन आपके भाई साहब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं नीट में, ट्रेंड जो चल रहा है आजकल उस हिसाब से। तो मैचिंग के क्वेश्चन भाई साहब बिल्कुल एक भी मत छोड़िएगा, बिल्कुल याद कर लीजिए सारे के सारे एग्जाम्पल। तो इसके हिसाब से अगर बात करें यहाँ पे क्या बनेगा जवाब, फटाफट बता दीजिए क्या बनेगा भैया जवाब।
क्वेश्चन नंबर 159 क्या बनेगा जवाब? क्वेश्चन नंबर भैया 159 जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है आपका 160। 160 में भाई साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। 160 में अगर बात करें तो आपको कह रहे हैं मेढक के लिए गलत अनुरूपता का चयन करना है। बताओ मेढक के लिए भैया क्या है गलत अनुरूपता? मेढक के लिए क्या है गलत अनुरूपता? ध्यान से देखिए, मेढक के लिए क्या है गलत अनुरूपता। तो सबसे पहली बात आपके सामने कह रहे हैं ब्रक जो होते हैं एक जोड़ी, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले गोला लगा दोगे, आपको गलत ढूंढना है। बिडर कैनाल आपके एक जोड़ी, क्योंकि एक टेस्टिज में एक, दूसरे टेस्टिज में दूसरा। अगली बात है बिलाई और माइक्रो बिलाई। ये बिलाई और माइक्रो बिलाई भैया कहाँ पाए जाते थे? ये बिलाई और आपके माइक्रो बिलाई ये आपके पाए जाते थे इंटेस्टाइन यानी आंत में पाए जाते थे। ये ग्रास नली में नहीं पाए जाते थे, ये पाए जाते थे आपके आंत्र में, आंत्र की आंतरिक विकार में ये पाए जाते थे। आपको याद रखना है, ये बात यहाँ पे गलत है कि यहाँ पे ग्रास नली इन्होंने दिया है, ये बात गलत है। अगला है आपके सामने कपाली और स्पाइनल नस जो कि आपकी परिधि तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है, ये बात यहाँ पे दी गई है। और परिधि को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शॉर्टकट में अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते थे भैया PN और S, याद रखिएगा। पता करना है गलत, तो गलत है भैया यहाँ पे विकल्प नंबर 3। जवाब क्या बनेगा? जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। क्वेश्चन भैया 160 जवाब क्या बनेगा बता दो फटाफट। क्वेश्चन 160 विकल्प नंबर 3 बन जाएगा भैया जवाब। अगला प्रश्न 161 आपके सामने कह रहे हैं आपको गलत पता करना भाई साहब, तो क्या है गलत फटाफट बता दो भैया क्या गलत है। मालवेसी अगर बात करें कपास भिंडी आता है। कंपोजिटी यानी सनफ्लावर फैमिली में भैया गेंदा और जैंथिमम आता है। फैवेसी मतलब भैया दाल की फैमिली। सोयाबीन इंडिगो फोरा आता है, ये सब कुछ भैया सही है। पोएसी में अगर बात करें तो पोएसी में गन्ना और फूल गोभी नहीं आता है। पोएसी में अगर बात करें इसमें भैया आते थे आपके गेहूं, अगर आपको याद हो इसमें आपका गेहूं आता है। इसमें भैया आपका मक्का आता है। इसमें अगर भैया बात करें तो इसमें इस तरीके के जो अनाज हैं आपके बाजरा वगैरह है, ये सब इसमें आता है, आपने पढ़ा होगा। अगर आपने ये फैमिली पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं आती, ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गलत क्या है? आपसे कह रहे हैं गलत क्या है, तो गलत है भैया विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 गलत है, तो बताओ क्या बनेगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 161 है, क्या बनेगा जवाब? क्वेश्चन भैया 161 विकल्प नंबर 4 बनेगा जवाब। अगला प्रश्न 162 ध्यान से देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कंपोजिटिव फैमिली के लिए सही कथन क्या है। कंपोजिटिव फैमिली का मतलब भैया सनफ्लावर फैमिली होती है, और इसको हम लोग सूरजमुखी की परिवार की फैमिली भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग सूरजमुखी परिवार की फैमिली बोलते हैं। इसके लिए सही क्या है हमें ये पता करना है। 162 में क्या सही है हमें पता करना है। ध्यान से देखिए बच्चा, 162 में ध्यान से देखिए, मजेदार क्वेश्चन है। आपकी फैमिली अगर आपने पढ़ी होगी कंपोजिटी तो बहुत हलवा जैसा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। कह रहे हैं डिस्क फ्लोरेट द्विलिंगी और पेंटामेरस होता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं रे फ्लोरेट्स पिस्टिलेट न्यूट्रल पिपिगाइनस होता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं द्विकोष्ठी बेसडी फिक्स और इंट्रोज लक्षण पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी की सभी बातें भैया सही हैं। और जब बताओ सभी की सभी बातें सही होती हैं तो क्या बनता है जवाब। जब भैया सभी की सभी बातें सही होती हैं तो जवाब क्या बनता है? जवाब बनता है विकल्प नंबर 4। तो आपका प्रश्न 162 क्या बनेगा जवाब? आपका प्रश्न 162 विकल्प बनेगा 4। अगला प्रश्न भैया 163 है आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो फटाफट बता दो क्या बनेगा जवाब। आपको बताना है सही, तो भैया सही यहाँ क्या है 163 में 163 में भैया सही क्या है? कह रहे हैं पाइनस में अगर बात करें परागकण होता है और यहाँ पे बीज बनता है, बिल्कुल सही बात है। लाइकोपोडियम अगर बात करें तो इसमें संवहन ऊतक टेरिडोफाइट, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। उसके बाद में अगर बात करें तो आपके सामने लिखा है मृदा जो मॉस है, ब्रायोफाइट में आपने पढ़ा था मास को, आपने ब्रायोफाइट में भैया पढ़ा था, आपको याद होगा। ब्रायोफाइट में आपने मॉस पढ़ा था, फर्न पढ़ा था। मृदा अपर्दन यानी मिट्टी को कटाव के रोकते हैं, बिल्कुल भैया सही बात है, ये सब बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं पायलिनोइड क्या होते हैं? क्लोरोफाइसिन पाए जाते हैं और ये स्टोर करते हैं प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करते हैं, यानी इनका संग्रह करने का ये काम करते हैं। आपने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? ये आपने पढ़ा था क्लोरोफाइसी वाले एल्गी में, यानी ये आपके शैवाल होते हैं, याद रखिएगा। तो भैया सारी की सारी बातें सही हैं, और अभी अभी हमने बताया जब सारी की सारी बातें सही होती हैं तो क्या बनता है जवाब। जब सारी की सारी बातें सही होती हैं तो क्या बनता है जवाब। सारी की सारी बातें सही है तो क्या बनेगा जवाब। आपका प्रश्न 163 विकल्प नंबर 4 बनेगा जवाब। प्रश्न 163 विकल्प नंबर 4 बनेगा जवाब। अगला प्रश्न 164 आपके सामने, आपको पता करना है गलत क्या है। तो भैया गलत पता करना है, गोला लगाओ। कह रहे भरण ऊतक एक बीजपत्री तना में, कह रहे हैं बिखरे हुए संवहन बंडल यानी स्कैटर्ड वाले आपके एक बीज यानी मोनोकाट में, और कह रहे हैं 6 से ज़्यादा यानी कि पॉलीआर्क की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉलीआर्क की। ये पॉलीआर्क वाली कंडीशन आपकी एक बीजपत्री जड़ में मिलती थी, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं अरीय का मतलब यहाँ पे होता है रेडियल।
हरी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेडियल, और आर फॉर रेडियल, आर फॉर होता है भैया रूट। और रूट का मतलब आपको क्या होता है? रूट का मतलब भैया पत्ती नहीं होता है, इसका मतलब होता है जड़। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भैया होता है यहाँ पे जड़, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है जड़। तो यहाँ पे पत्ती नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जड़ होना चाहिए था। गलत का भाई गलत। क्या बनेगा जवाब? बताओ भैया क्या बन जाएगा जवाब? क्या बनेगा जवाब यहाँ पे 164 में? क्या बनेगा जवाब? प्रश्न 164 विकल्प नंबर 4 बनेगा जवाब। अगला प्रश्न 165 कह रहे हैं यहाँ पे सही अनुरूपता पता करनी है। तो भैया आपके सामने लिखा है CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसका दूसरा नाम एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एंजाइना यानी एक्यूट, अचानक से सीने में भाई साहब दर्द हो जाता है। उच्च रक्तचाप में अगर बात करें तो महत्वपूर्ण अंग को प्रभावित करता है, जैसे आपका मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है, जैसे आपके बॉडी का सबसे खास जो सबसे बड़ा आपका महत्वपूर्ण अंग है लीवर, ये आपको प्रभावित हो सकता है। सभी की सभी यहाँ बातें सही हैं और सभी की सभी सब बातें भैया सही होती हैं। तो क्या बनता है जवाब? आपका प्रश्न 165 क्या बनेगा जवाब? 165 का विकल्प नंबर 4 बनेगा जवाब। अगला प्रश्न 166 आपके सामने कह रहे हैं यहाँ पे क्या भैया सत्य है? आपको बताना है सत्य क्या है। कह रहे हैं बायोरिएक्टर क्या है भाई साहब? बायोरिएक्टर के बारे में सत्य बताना है। तो कह रहे हैं ये वो पात्र होते हैं जिनमें जैविक उत्पाद रासायनिक रूप से विशिष्ट उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। कह रहे हैं ये वो पात्र होते हैं जिसमें रासायनिक उत्पाद जैविक रूप से कच्चे पदार्थ में परिवर्तित होते हैं। बिल्कुल सही बात। ये वो पात्र जिसमें कच्चे पदार्थ जैविक रूप से विशिष्ट कच्चे पदार्थ में परिवर्तित होते हैं। बिल्कुल सही बात। कह रहे हैं ये वो पात्र होते हैं जिनमें कच्चे पदार्थों से जैविक रूप से विशिष्ट पदार्थों में परिवर्तित होता है। बिल्कुल भैया सही बात है। 166 में 166 में अगर बात करें तो कौन सा कथन भैया सत्य है? तो यहाँ पर अगर बात करें 166 में भाई साहब 166 में बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका 1 2 3 भैया है गलत। 1 2 3 गलत है। अगर वो ध्यान से देखो 1 2 3 यहाँ पे गलत है। ध्यान से देखिए भाई साहब, सही नहीं है। 1 2 3 आपका गलत है। हमने सही पे टिक कर दिया था आपको पता लगाने के लिए, लेकिन ये सही नहीं है। 1 2 3 यहाँ पे गलत है। जैविक उत्पाद रासायनिक रूप से विशिष्ट उत्पादों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं करते हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा नहीं करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे रासायनिक उत्पाद जैविक रूप से कच्चे पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। तो भैया कच्चे पदार्थों में नहीं परिवर्तित होते हैं। फिर कह रहे हैं कच्चे पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। कच्चे पदार्थों में परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, अगर बात बताएं यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, आपके कच्चे पदार्थों से हम लोग क्या बनाते हैं, इस आपके प्रोडक्ट बनाते हैं। कच्चे पदार्थों से हम बनाते हैं विशिष्ट पदार्थों को परिवर्तित करते हैं जैविक रूप से, याद करिएगा। और ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं आपके बायोरिएक्टर। ये काम कौन करता है? ये काम आपके करते हैं बायोरिएक्टर, याद रखिएगा। तो भैया बायोरिएक्टर का काम आप याद कर लीजिए कि जैविक जो आपके पदार्थ हैं, जो कच्चे पदार्थ होते हैं भाई साहब, ये कच्चे पदार्थ विशिष्ट पदार्थों में बदल दिए जाते हैं। कच्चे पदार्थ यानी रॉ मटेरियल आपके स्पेसिफाइड प्रोडक्ट में बदलते हैं, और कैसे? जैविक रूप से। तो ये बात यहाँ पे सही है। ये बात यहाँ पे सही है। बाकी सब कुछ आपका यहाँ पे गलत 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 है। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे भैया सही बताना है। तो सही यहाँ पे विकल्प नंबर 4 ही आपके सामने सही जा रहा है। विकल्प नंबर 4 यहाँ पे सही जा रहा है, सही जा रहा है भैया, याद करिए। और सही ही यहाँ पे सत्य पता करना है। तो आपका प्रश्न 166 विकल्प बनेगा 4। आपका प्रश्न है भैया 166। 166 में अगर बात करें तो विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। आपको याद रखना है, ये बात याद रखिए कि भाई साहब कच्चे पदार्थ से बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर रासायनिक और ये सब अगर आता है तो आपको गलत रहेगा। कच्चे पदार्थों से विशिष्ट पदार्थ में परिवर्तन होता है। प्रश्न 166 विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न भैया 167 आपके सामने है, ध्यान रखिए। कह रहे हैं ए कोडान, अगर बात करें ट्रिपल ए कोडान कोड करता है किसको? तो ट्रिपल ए कोडान भैया कोड करता है लाइसिन को, याद रखिएगा। ये आपका कोडान किसे करता है? ये आपका करता है लाइसिन को। लाइसिन को याद रखिएगा। तो 167 में अगर बात करें तो ट्रिपल ए लाइसिन के लिए होता है। विकल्प नंबर 3 बनेगा भैया जवाब। विकल्प नंबर 3 बन जाएगा भैया यहाँ पे जवाब, याद रखिएगा। विकल्प नंबर 3 यहाँ पे बनेगा आपका जवाब। आपका प्रश्न होगा 167, विकल्प नंबर 3 बनेगा यहाँ पे जवाब। अगला प्रश्न भैया 168 है आपके सामने। कह रहे हैं आपको बताना है क्या? आपको बताना भैया बढ़ते हुए क्रम में लिखना है कपाली क्षमता, यानी जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है, इसको हम क्रेनियल कैपेसिटी यानी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो बढ़ता हुआ क्रम में अगर बात करें, सबसे पहले हम पकड़ेंगे छोटे वाले को। तो भाई साहब सबसे छोटा यहाँ पे हमको जो दिख रहा है वो होमो हैबिलस दिख रहा है, और होमो हैबिलस का भैया होता है 650 से अगर बात करें 800 तक।
ये जो होमो हैबिलस है इसका 650 से बात करें तो 800 तक होती है सीसी इसकी क्षमता। उसके बाद अगर बात करें तो होमो इरेक्टस की क्षमता यहाँ पे होती है 900 सीसी, और यहाँ पे क्रोमैग्नॉन मानव की बात करें तो इसकी होती है लगभग आपकी 1600 के आसपास सीसी आपकी होती है क्षमता, याद रखना है। कहीं कहीं आपको 1600 मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 1660 भी मिलेगा, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको मिलेगा पर जो एनसीईआरटी में लिखा है उसे आप ध्यान देंगे। यहाँ पे देखो सबसे कम अगर बात करें तो सबसे कम किसका है, सबसे कम अगर बात करते हैं तो सबसे कम है आपकी होमो हैबिलस की, उससे ज़्यादा अगर बात करें तो आपकी होमो इरेक्टस की, और सबसे ज़्यादा है क्रोमैग्नॉन की। तो कह रहे हैं बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे पहले छोटे वाले को पकड़ना, उसके बाद में बड़े वाले को। और ये सब जितने भी ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, ये सब भैया ऑप्शन दिए गए हैं गलत गलत उल्टे सुल्टे दिए गए हैं, तो ये सब हो जाएंगे गलत। विकल्प नंबर 2 बनेगा जवाब। विकल्प नंबर 2 भैया बन जाएगा जवाब आपके प्रश्न 168 का। 168 विकल्प नंबर 2 बनेगा जवाब। अगला प्रश्न है आपका 169। कह रहे हैं कौन सा एंजाइम ऐसा है जो आपका कराता है क्या, इंटर कन्वर्जन करा देता है। इंटर कन्वर्जन का मतलब भैया क्या होता है, मतलब ये होता है कि ज्यामितीय और स्थिति समन्वय का अंतर रूपांतरण को कराता है, जिसको हम लोग बोलते थे भैया इंटर कन्वर्जन। अंग्रेजी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन। तो इंटर कन्वर्जन कराने वाला, इंटर कन्वर्जन भैया कराने वाला कौन होता है, आइसोमरेज। इंटर कन्वर्जन कराने वाला कौन होता है, आइसोमरेज होता है, याद रखिएगा। आइसोमरेज कौन होता है, आइसोमेरेजेज, आइसोमेरेजेज होता है, याद रखिए। तो ये आइसोमेरेजेज भैया कहाँ दिया गया है, आइसोमेरेजेज सिर्फ एक ही जगह दिया गया है, अब वो है आपका विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 बनेगा जवाब 169 का। आपका प्रश्न होगा 169, विकल्प नंबर 3 बनेगा जवाब। अगला प्रश्न 170 है। कह रहे हैं करेक्ट भैया मैचिंग बता दो। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं सिस और ट्रांस की, सबसे पहले बात कर रहे हैं सिस और ट्रांस। आपको पता है कि सिस और ट्रांस जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, सिस और ट्रांस आपके पाए जाते हैं गोल्जी बॉडी में। सिस और ट्रांस ये कहाँ होते हैं, ये भैया होते हैं आपके गोल्जी बॉडी में। ये आपके कहाँ होते हैं, ये होते हैं गोल्जी बॉडी में। आपको पता है ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास का स्ट्रक्चर आपका पता है, ईआर रहता है। ईआर के पास यहाँ पे क्या रहता है बच्चा, अगर बात करें तो ईआर के पास रहता है गोल्जी। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका ईआर रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और वहाँ पे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा इस तरीके से, जो आपका कैसा रहेगा, जिसको हम बोलेंगे गोल्जी। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे गोल्जी। तो गोल्जी में भाई साहब 2 टाइप के फेस, पहला फेस जैसे ये वाला जो फेस है इसको बोलते हैं हम सिस न्यूक्लियस के पास, और जो दूर वाला फेस इसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस बोलते हैं। एक सिस है दूसरा ट्रांस है, एक सिस है दूसरा ट्रांस है, ये गोल्जी बॉडी में होता है, ध्यान रखिएगा। अगली बात है क्रिस्टा। ये क्रिस्टा और क्रिस्टी भैया कहाँ पढ़े थे, जल्दी जल्दी बता दो। क्रिस्टा और क्रिस्टी ये भैया पढ़े थे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में। अगली बात है थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड कहाँ पढ़ा था, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में। और गुणसूत्र बिंदु ये आपके मिलते हैं आपके गुणसूत्र में। तो यहाँ पे बात करें तो ए का भैया क्या बन रहा है, ए का बन रहा है सेकेंड। ए का सेकंड भैया कितनी जगह बन रहा है, ए का सेकंड भैया बन रहा है एक ही जगह। आंसर क्या बनेगा बता दो भैया, क्या बनेगा जवाब फटाफट। आपका प्रश्न 170 क्या बनेगा जवाब, 170 विकल्प नंबर 2 बनेगा भैया जवाब। अगला प्रश्न 171 आपके सामने प्यारा क्वेश्चन, आपको बताना है सही क्रम। गुणसूत्र विभाजन फर्स्ट में गणसात का सही क्रम क्या है भैया, तो सही क्रम यहाँ फटाफट बता देना है। सही क्रम क्या है जब चलता है मियोसिस फर्स्ट, इसको अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं मियोसिस। आपको पता है फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट में चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है भैया गुणसूत्र का संघनन, उसके बाद में अगला प्रोसेस क्या होता है, साइनोटोनियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण। अगला प्रोसेस भैया होता है आपका विनिमय, और उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, साइनोटोनियल मिश्रण का विघटन होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें सारी की सारी बातें सही हैं, पर अब ये भी जान लेते हैं कहाँ पे सब कुछ हो रहा है। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो भैया कहाँ होता है, लेप्टोटीन में। सबसे पहला प्रोसेस ये कहाँ होता है, ये भैया होता है लेप्टोटीन में। कहाँ होता है, ये होता है लेप्टोटीन में। दूसरा प्रोसेस भैया कहाँ होता है, जाइगोटीन में। हिंदी में भी अगर बात करें तो इसको लेप्टोटीन जाइगोटीन यहाँ पे लिखेंगे, याद रखिए। विनिमय की अगर बात करें तो ये होता है पैचिटीन में। कहाँ होता है, पैचिटीन में। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये होता है भैया डिप्लोटीन में। कहाँ होता है, डिप्लोटीन में होता है। हिंदी अंग्रेजी इसकी हिंदी बनाएंगे तब भी यही लिखेंगे, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटीन और डिप्लोटीन। तो भाई साहब यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि किस फेस में क्या होता है, आपको याद करना है। सब कुछ यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, और भैया सारी चीज़ें सबको सही हैं तो कहाँ लगाओगे जवाब। आपका प्रश्न 171 कहाँ लगा दोगे जवाब भैया, 171 में भैया ABCD जहाँ लिखा होगा वही बनेगा इसका जवाब। और कहाँ लिखा है ABCD बता दो। प्रश्न 171 विकल्प नंबर 1 बन जाएगा जवाब।
अगला प्रश्न 172 आपके सामने। इन द लेबोरेटरी, यानी कि एक प्रयोगशाला में बच्चा क्या देखा गया है कि 500 ईस्ट संवर्धन माध्यम से आपके क्या क्या उपस्थित है, 45 मिनट के बाद कितनी ईस्ट कोशिका बनती हैं। आपको बात यहाँ पे याद रखना है कि ईस्ट का जो डबलिंग टाइम है, ईस्ट का जो डबलिंग टाइम है, यानी कि डबलिंग टाइम समझते हैं आप लोग क्या होता है बच्चा। डबलिंग टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसमें एक कोशिका 2 बना लेती है, मतलब 2 हो जाने का समय। ठीक है, एक कोशिका से 2 कोशिका, एक कोशिका से 2 कोशिका बनने का समय, 2 कोशिका बनने का समय, इसको हम कहते हैं डबलिंग टाइम। तो भाई साहब ईस्ट में अगर बात करें तो ये जो डबलिंग टाइम होता है ये होता है बच्चा कितना, ये होता है 90 मिनट। कितना होता है बच्चा, ये होता है 90 मिनट। 90 मिनट में आपकी जितनी भी ईस्ट की कोशिका होंगी ये बस जस्ट डबल यानी दोगुनी हो जाएंगी। तो कह रहे हैं यहाँ पे 500 ईस्ट कोशिकाएं हैं, कह रहे हैं 45 मिनट के बाद कितनी हो जाएंगी। तो भाई साहब 500 अगर हैं तो यहाँ पे इनको डबल होने के लिए अगर बात करें तो इनको चाहिए 90 मिनट, इनको चाहिए 90 मिनट। लेकिन ये कह रहे हैं 45 मिनट ही के बाद बता दो, 45 मिनट के बाद। तो 45 मिनट के बाद में ये डबल तो हो नहीं जा पाएंगे, 45 मिनट में डबल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट कितने की है, 90 मिनट की। ये कह रहे हैं 45 मिनट के बाद। तो 45 मिनट भाई साहब 500 है तो आपके 500 ही रहेंगे, 500 के बाद 500 ही रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि 90 मिनट के बाद, 90 मिनट के बाद अगर पूछा जाए तब ये जस्ट डबल हो गया, आपका कितना हो जाता, आपका भैया 1000 हो जाता। इन्होंने बोझा 45 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद, तो भैया आपका नंबर वही रहेगा क्योंकि डबलिंग टाइम आपका, आपको पता है आपको कितना होता है। तो यहाँ पे क्या जवाब जाएगा भैया, जवाब क्या जाएगा बता दो बच्चा। 172 का जवाब क्या जाएगा, प्रश्न होगा 172, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। प्रश्न होगा 172 और जवाब बन जाएगा आपका विकल्प 3। अगला प्रश्न 173 आपके सामने। आपको बताना भैया सही क्या है, यहाँ पे सही क्या है, सही क्या है, सही क्या है, सही क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है भैया जीनस। जीनस का मतलब होता है वंश, याद रखिए इसको हम लोग, वंश को हम लोग अंग्रेजी में जीनस कहते हैं, जीनस कहते हैं। और इसको हम लोग क्लास कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो भाई साहब सोलेनम, सोलेनम क्या है, सोलेनम भैया सोलेनेसिन, इसको डाइकोटिलिडनी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डाइकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी क्लास में आता है। उसके बाद है पैंथेरा। पैंथेरा की अगर बात करें तो ये आपका किस में आता है, ये आता है भैया आपके मेमेलिया में, कार्निवोरा में नहीं आता है, ये आपका आता है मेमेलिया में। उसके बाद में अगर बात करें होमो, तो होमो अगर बात करें तो होमो आपका मेमेलिया में है, ठीक है। और आपका फेलिस भी किस में आता है, ये भी आपका किस में आता है, ये भी आपका आता है मेमेलिया में। किस में आता है, मेमेलिया में आता है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपके प्रश्न 173 में हमें देखने को क्या मिल रहा है, आपके प्रश्न 173 में जो सही बात कर रहे थे वो सही हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सही मिल रहा है भाई साहब, बाकी सब कुछ यहाँ पे गलत है। तो सही क्या है, जो सही है वही हमारा भैया आंसर है। क्या सही है आपका प्रश्न 173 में, क्या सही है, 173 विकल्प नंबर 3 है भैया सही जवाब। अगला प्रश्न 174, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, बताइए क्या बनेगा जवाब। कह रहे हैं सही कथन बताना है, तो बताइए भाई क्या सही कथन है। सही कथन में आप देखिए क्या है, कह रहे हैं ग्लाइसिन और ग्लूकोज, ग्लाइसिन और ग्लूकोज अगर बात करें तो ये प्राथमिक उपापचय होते हैं, बिल्कुल सही बात। कह रहे हैं प्रोटीन एक समबहुलक है, नहीं भैया सम नहीं होता है, ये कैसा होता है, ये होता है विषम बहुलक, यानी कि हेट्रोपॉलीमर होते हैं, क्योंकि आपको पता है सेम टाइप के, एक ही टाइप के अमाइनो एसिड नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड यहाँ पे लगे होते हैं, इसलिए। तो ये आपका कैसा होता है, विषम बहुलक होता है, ये बात गलत हो गई। कह रहे हैं स्टार्च और सेलुलोज विषम बहुलक होते हैं, नहीं भैया स्टार्च आपके ये समबहुलक में आते हैं, आपको पता है स्टार्च सेलुलोज आपके किसके होते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज के समबहुलक होते हैं। तो भाई साहब उसमें ग्लूकोज ही लगा होगा तो सम में जाएगा, ये कह रहे हैं विषम में, तो ये बात भी गलत है। फिर ये कह रहे हैं पेप्टाइड बंद रूबिस्को से उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहे हैं सेरीन, ग्लिसरॉल और एलानिन में कार्बन परमाणु की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही बात है। सही क्या है, ए सही है भैया, डी सही है और ई सही है। आपको सही पता करना था तो ढूंढ लो भैया ए डी कहाँ लिखा है, आपके 174 में ए डी कहाँ लिखा है, 174 विकल्प नंबर 3 देखिए भैया, विकल्प नंबर 3 में क्या लिखा है, ए डी ई, क्या लिखा है भैया, ए डी और ई। विकल्प नंबर 3 बनेगा जवाब आपके प्रश्न 174 का, 174 का भैया जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न 175 आपके सामने।
आपको पता करना है फल के प्रकार का चयन पता करना है। तो भाई साहब अलग अलग प्रकार के फल आपने फैमिली में पढ़े हैं, जैसे कुछ में सिल्कोआ टाइप, कुछ में सिप्सेला, ड्रूप, कैरियोप्सिस टाइप, लेवेंटम टाइप। तो मतलब ये हर तरीके की अगर बात करें सब के सब क्या हैं, ये सब भैया फल के प्रकार हैं, ये सब फल के प्रकार हैं। अगर आपने फैमिली पढ़ा होगा तो भैया बहुत आपको ये आसान लगेगा, और नहीं पढ़ा है तो भाई साहब हमारे इंस्टीट्यूट में आपको पता है एडिशनल टॉपिक की अलग से बुकलेट आ रही है, आप इसको देखिए कि उसमें सारी फैमिली एक साथ लिखी हुई हैं। उसको आप भाई साहब खरीद लीजिए, ले लीजिए, जैसे मिल पा रही है आप उसको देखिए। अल्टीमेटली आप उसको पढ़ के देखिए कि वहाँ पे किस क्या क्या फल के नाम हैं। तो सारे के सारे फल कंपाइल करके आपको एक बुकलेट में दिए गए हैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो आपका प्रश्न है भाई साहब 175, विकल्प बनेगा 4। 175 में विकल्प बनेगा 4। अगला प्रश्न है भाई साहब 176, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका से विलगित किया गया है एंजाइम। तो यहाँ पे भाई साहब को पता है जितने भी हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही तो भाई साहब अलग किए गए हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल रहे हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं, सब के सब अगर बात करें तो ज़्यादातर आपके से लिए गए हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही लिए गए हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं इकोआर्बन, हिंथर्ड, साल्वन, बामेजन, पीव्यू, सब के सब भैया आपके प्रोकैरियोटिक सेल से ही लिए गए हैं, याद रखिएगा। जवाब क्या बनेगा, जवाब बनेगा भैया क्या, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। आपका प्रश्न होगा 176, जवाब क्या बनेगा, 176 में विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 177, कह रहे हैं आपको सही बात पता करनी है। तो भैया 177 में क्या है सही, फटाफट देख लेते हैं। 177 में सही क्या है, मेंडेलियन विकार अगर बात करें ये प्रभावी तथा अप्रभावी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये अलंगी तथा लिंग लग्न हो सकता है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। मेंडेलियन विकार में गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बात यहाँ पे किसकी होती है, यहाँ बात होती है भाई साहब जीन की बात होती है, याद रखना है। गुणसूत्र की बात यहाँ संख्या की बात नहीं करी जाती है। मेंडेलियन विकार एकल जीन, देखो क्या लिखा, जीन के रूपांतरण और उत्परिवर्तन में मुख्यतः निर्धारित हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 177 भैया क्या सही है बता दो। 177 में भैया सभी बातें सही हैं। 177 में भैया सभी बातें सही हैं, 177 में सही है। तो बता दो क्या बनेगा जवाब। 177 भैया क्या बनेगा जवाब, फटाफट बता दीजिए। 177 में अगर बात करें तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 बन जाएगा भैया जवाब। 177 में भैया विकल्प नंबर 1 बन जाएगा भैया सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भैया 178 में कह रहे हैं सही अनुरूपता आपको बतानी है। तो भैया सही अनुरूपता क्या है, सबसे पहले आपके सामने लिखा है हाइपर कैल्सीमिया, और हाइपर कैल्सीमिया में आपके क्या लिखा है, आपके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है TCT का अतिश्रवण। तो भैया TCT नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए PTH यानी पैराथायराइड हार्मोन का अतिश्रवण यहाँ से होता है हाइपर कैल्सीमिया, याद रखिएगा। FSH बात करें तो पोषक रसायन भैया नहीं होता है, याद रखिएगा, पोषक रसायन नहीं होता है। अगली बात है एग्रोमेगेली में कह रहे हैं GH का अतिश्रवण होता है, ग्रोथ हार्मोन का अतिश्रवण होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोसिन बात करें तो पोषक रसायन फिर कह रहे हैं, तो भाई साहब पोषक रसायन ये नहीं होता है, याद रखना है। तो ये गलत है, ये गलत है, हमें क्या पता करना था सही। तो भैया सही यहाँ पे क्या है, विकल्प नंबर 3 है भैया यहाँ पे सही जवाब। प्रश्न 178 विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। 178 का भैया विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 179 फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है वैज्ञानिक का नाम। तो जो यहाँ पे कहानी लिखी है उसके वैज्ञानिक है भैया मिलर एटॉल ने ही ये सब बातें यहाँ पे बताई थी। इन्होंने साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और इसका क्रिस्टलीकृत किया था, काइनेटिन नाम रखा था। तो ये मिलर एटॉल की बात यहाँ पे बताई गई है, बहुत आसान है, NCERT की लाइन से किया है। तो 179 में बात करें तो भैया विकल्प नंबर 3 बनेगा जवाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे अगर बात करें तो अगला प्रश्न भैया क्या है, अगला प्रश्न है भाई साहब 180। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे अधिक संख्या में हार्मोन साबित करती है। तो भैया सबसे ज्यादा ग्रंथि जो साबित करती है उसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड का मतलब होता है पिट्यूटरी। इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगर बात करें इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो अग्र और एक होता है भाई साहब पश्च। तो भैया आपको याद रखना है अग्र और पश्च से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। जैसे पश्च से अगर बात करें तो यहाँ पे निकलता है ADH और निकलता है भैया ऑक्सीटोसिन, और यहाँ पर भी बात करें तो आपके बहुत सारे हार्मोन, यानी टोटल यहाँ पे 6 + 1 यानी कि टोटल यहाँ पे 7 हार्मोन, मेजर 7 हार्मोन यहाँ से निकलते हैं, आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा हार्मोन निकालने वाली जो आपकी ग्रंथि है वो यहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी।
180 का भैया क्या बनेगा जवाब? ए प्रश्न है 180, विकल्प नंबर 4 बनेगा भैया जवाब। अगला प्रश्न 181 है। 181 में क्या करें, ध्यान से देखो। कह रहे निम्नलिखित में से कौन जल की हानि को रोकता है? तो सबसे पहले लिखा है ट्राइकोम, बुलिफॉर्म, कोशिका, क्यूटिकल और सभी। तो भैया यहाँ पे अगर बात करें तो आपका सभी के सभी आपको इसको रोकने का काम करते हैं। विकल्प 181 का विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 182। अगला प्रश्न भैया क्या है? अगला प्रश्न है भैया, अगर बात करें 182, देख लेते हैं 182 में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन के लिए सही कथन क्या है? अर्धसूत्री विभाजन के लिए भैया सही कथन क्या है? अर्धसूत्री विभाजन के लिए सही कथन क्या है? तो सही कथन यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट क्या है 182 में। कह रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन में सेकंड के अंत में 2 हैप्लॉइड। नहीं भैया, सेकंड के अंत में नहीं, फर्स्ट के अंत में होता है, ये गलत हो गया। कह रहे हैं एक जटिल संरचना जिसमें साइटोप्लाज्म मिश्रण का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन में फर्स्ट होता है, ये बात सही है, फर्स्ट में ही आपका बनता है, ये बात सही है। कह रहे हैं यू के आकार की संरचना क्याजमेटा। नहीं भैया, यू के आकार की नहीं, ये होती है किस आकार की? ये होती है एक्स के आकार की। ये किस आकार की होती है? ये भैया होता है एक्स के आकार की होती है। ये बात भी गलत, ये भी गलत। तो भैया क्या बनेगा यहाँ जवाब? आपका प्रश्न होगा 182। 182 में विकल्प नंबर 2 बनेगा जवाब। अगला प्रश्न 183 है। अमेजन वर्षा वन में मछलियों की संख्या कितनी है? तो ये मछलियों की संख्या भैया होती थी 3000। ये मछलियों की संख्या कितनी होती थी? ये मछलियों की संख्या अगर बात करें तो ये होती थी 3000। 3000 भैया कहाँ लिखा है? 3000 सिर्फ भैया एक ही जगह लिखा है, जो आपका है विकल्प नंबर 4। और अगर जान लेते हैं तो आपका 427 में उभयचर स्तनधारी थे, 1300 में आपके भैया पक्षी होते थे, 378 में बात करें तो आपके सरीसृप हुआ करते थे। इसको भी लिख लीजिएगा। विकल्प नंबर 4 बनने का जवाब आपके प्रश्न 183 का याद रखना है। अगला प्रश्न भैया क्या है? 183 का विकल्प नंबर 4 बनेगा जवाब, याद रखना। अगला प्रश्न भैया है 184। समुदाय में अन्य जातियों के सापेक्षिक प्रचुरता नियंत्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जातियों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते थे हम लोग मूल तत्व जातियाँ। इसको हम लोग क्या कहते थे? इसको हम लोग कहते थे मूल तत्व जातियाँ। विकल्प नंबर 4 बनेगा भैया सही जवाब। विकल्प नंबर 4 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 184 का। अगला प्रश्न है भाई साहब 185। 185 में अगर बात करें तो 185 में क्या बनेगा यहाँ पे? 184 भैया विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 185। 185 में देखिए भैया बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। कह रहे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के क्रमशः किस प्रावस्था के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का विखंडन होता है? तो भाई साहब अगर बात करें माइटोसिस में होता है आपके एनाफेज में, और एनाफेज को हम लोग कहते हैं पश्चावस्था। और दूसरा अगर बात करते हैं हम दूसरा यानी अर्धसूत्री की बात करें, अर्धसूत्री विभाजन की अगर दूसरी की अगर बात करते हैं तो ये अर्धसूत्री में जो होता है ये होता है भैया पश्चावस्था सेकंड में। समसूत्री में अगर बात करें तो ये होता है पश्चावस्था में। तो ये यहाँ पे विकल्प नंबर 4 बनेगा यहाँ पे जवाब, याद रखिएगा। स्प्लिटिंग की बात काम यानी टूटने का काम यहाँ एनाफेज 2 में, और यहाँ पे पश्चावस्था। अंग्रेजी में याद कर लो, इसको हम लोग कहते थे एनाफेज। तो यहाँ पे एनाफेज है और यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा एनाफेज सेकेंड। विकल्प नंबर 4 बनेगा जवाब आपके प्रश्न 185 का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 186। कह रहे हैं आपको पता करना है क्या? आपको पता करना है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिए हैं, ये किससे रिलेटेड है पता करिए। पहचानना है कि कौन से जीवाश्म की बात। तो 1400 सीसी की कपाली क्षमता की अगर बात करें तो ये 1400 सीसी कपाली क्षमता होती है निएंडरथल की। निएंडरथल मानव की यहाँ पे कपाल क्षमता कितनी होती है? 1400 सीसी। कह रहे हैं अपने शरीर की सुरक्षा के लिए पशु की खाल का प्रयोग करते थे, अपने मृत शरीर को दफन करते थे। ये सब के सब कैरेक्टर अगर बात करें तो किससे रिलेटेड हैं? ये सब के सब भैया कैरेक्टर यहाँ जो रिलेटेड हैं वो निएंडरथल मानव से रिलेटेड होते हैं। अगर बात करते हैं होमो इरेक्टस की तो इनकी क्षमता होती थी भैया 900 सीसी। अभी अभी हमने बताया था अगर आपको, इनकी क्षमता आपकी 900 सीसी होती थी। और उसके बाद में अगर बात करते हैं होमो हेबिलस की तो इनकी होती भैया 650 से 800। इनकी होती है 650 से 800। इनकी होती है भैया 500 सीसी, लिख लीजिएगा। तो प्रश्न है 186, विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। प्रश्न 186 विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 187 आपके सामने। एड्स के लिए सही कथन आपको चुनना है। तो एड्स के लिए भैया सही कथन क्या है फटाफट देख लेते हैं। कह रहे हैं एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। कह रहे हैं HIV के कारण होता है। कह रहे हैं एड्स के बारे में सबसे पहले 1981 में बताया गया। कह रहे हैं जन्मजात रोग है, नहीं, जन्मजात रोग भैया नहीं है। ABC बनेगा सही जवाब। 187 में बताओ कहाँ लिखा है ABC? 187 का भैया विकल्प नंबर 2 देखिए, विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। 187 का विकल्प नंबर 2 बनेगा भैया सही जवाब।
187 का विकल्प नंबर 2 बन जाएगा भैया सही जवाब। अगला प्रश्न 188 आपके सामने, कह रहे हैं कौन सा हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहकों से क्रिया करते हैं वे साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं लेकिन द्वितीयक यानी सेकेंडरी मैसेंजर का उत्पादन करते हैं। तो ये वो होते हैं जो आपके लिपिड होते हैं इनसॉल्युबल। ये भाई साहब वो होते हैं जो आपके लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं यानी लिपिड में अघुलनशील। अगर बात करें लिपिड में अघुलनशील वाले होते हैं, अघुलनशील वाले हार्मोन इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें भैया आपको मिलेगा CCK और इसमें भैया आपको मिलेगा FSH। तो ये CCK और FSH बताओ कहाँ लिखा है। 188 में CCK FSH का मतलब A और D, और AD कहाँ लिखा है, A और D भैया सिर्फ आपका एक ही जगह लिखा है, वो है आपका विकल्प नंबर 4। तो यानी कि 188 में विकल्प नंबर 4 बनेगा भैया सही जवाब। प्रश्न होगा 188, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 189 आपके सामने है, कह रहे हैं भाई साहब सही अनुरूपता क्या है। सही अनुरूपता कह रहे हैं मेथेनोजेंस क्या होते हैं। मेथेनोजेंस अगर बात करें तो आपके होते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्रोकैरियोट यानी कि विषमपोषी प्रोकैरियोट होते हैं। ध्यान से देखिए, आपके होते हैं विषमपोषी प्रोकैरियोट। नॉस्टॉक की बात करें तो स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनके पास पाया जाता है भैया क्लोरोफिल पाया जाता है, याद रखिएगा। एंटमीबा एक कोशिकी होते थे, क्लेबिसेप्स आपकी बहुकोशी में ही आएगा। क्या बनेगा जवाब 189 का। 189 का विकल्प नंबर भैया 4 देखिए, 1 नंबर 4 देखिए क्या बनेगा भैया यहाँ पे जवाब। अगर बात करें आपका प्रश्न होगा 189, विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 190। आपको बताना है यहाँ पे सही क्या है, आपको बताना है यहाँ पे सही कितने और गलत यहाँ पे कितने हैं, फटाफट आपको बताना है। तो सबसे पहला आपके सामने लिखा है पोरीफेरा, जो आपके कोइनोसाइट सेल पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला आपके सामने यहाँ पे लिखा प्लेटीहेल्मिंथेस परजीवी है। आपके सामने फीताकृमि यानी टेप बार्म की यहाँ पे आपकी सामने फोटो दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं फीताकृमि, अंग्रेजी में इसको हम लोग टेप बार्म भी कहते हैं, ये भी यहाँ पे सही है। अगला आपके सामने जो आपको फोटो दिया गया है ये साइक्लोस्टोमेटा के पेट्रोमाइजान का फिगर है और ये टेट्रापोडा में नहीं, ये एग्नेथा में आता है। ये टेट्रापोडा में भैया नहीं आता है, ये आता है एग्नेथा में। ये किस में आता था, एग्नेथा में होता है भाई साहब, याद रखिए। और ये पेट्रोमाइजान का फिगर है, किसका फिगर है, ये फिगर है भैया पेट्रोमाइजान का फिगर है। पेट्रोमाइजान साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं, इसमें ये नहीं होता है। उसके बाद बात करें तो ये आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे कछुआ का एक फिगर दिया गया है। इसके बाद 2 आलिंद होते हैं, एक लिंगी होता है, बिल्कुल यहाँ पे सही बात है, यह बात सही है। यहाँ पे सही अनुरूपता भैया पता करनी थी, तो सही अनुरूपता अगर बात करें तो 190 में कितनी है, 190 में सही अनुरूपता है आपकी A, B और D। ये A, B, D भैया कहाँ लिखा है, 190 का विकल्प नंबर 2 देखिए, 190 का विकल्प नंबर 2 देखिए, A, B और D, यानी कि विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 190 का। 190 का जवाब 2 बनेगा। अगला प्रश्न 191, कार्डेटा के सदस्यों के लिए सही कथन आपको चुनना है भैया, तो सही कथन फटाफट बता देते हैं क्या होते हैं। तो कार्डेटा के लिए भैया सही कथन क्या है, कार्डेटा के लिए भैया यहाँ पे अगर सही कथन की बात करें, कार्डेटा के लिए यहाँ पे सही कथन क्या है, कार्डेटा के लिए अगर बात करें यहाँ पे सही कथन की, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, केवल 3 और 4 कक्षी होते हैं। नहीं भैया, केवल नहीं होते 3-4 कक्षी। यहाँ पे अगर बात करें तो 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। विकास के केवल प्रत्यक्ष नहीं होता भैया, अप्रत्यक्ष भी होता है। उपास्थि में अंतः कंकाल उपस्थित होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधरी और खोखला एकल होता है। 191 में अगर बात करें तो यहाँ पर C और D में जो भी बातें बोली गई ये बिल्कुल सही बातें बोली गई हैं। नहीं भैया, अगर बात करें तो यहाँ पर डी में ध्यान से देखो, डी में क्या कह रहे हैं, डी में ये बात कर रहे हैं क्या, ध्यान से देखो बच्चा। सी की बात तो सही है, सी की बात तो सही है, कह रहे हैं उपास्थि और अस्थि में दंता कंकाल उपस्थित होती है। यहाँ पे कह रहे हैं आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधरी होता है। अधरी का मतलब होता है बच्चा, यहाँ पे अधरी का मतलब होता है वेंट्रल, लेकिन वेंट्रल नहीं होता, ये होता है डॉर्सल। ये बच्चा अधरी नहीं होता है, ये अधर तल होता है। ये कैसा होता है, ये होता है अधर तल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डॉर्सल। तो ये बच्चा बात हो गई गलत गलत गलत। गरम, सभी गर्म वाले होते हैं भैया, सभी नहीं गर्म होते हैं। कुछ आपके गर्म वाले हैं, कुछ आपके भैया ठंडे वाले हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें ये भी है गलत। सही क्या है, सही है भैया आपका सी, केवल सी यहाँ पे सही है। आंसर क्या बनेगा भैया, आंसर क्या बनेगा, 191 में आपका आंसर बनेगा ओनली सी, यानी विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब 191 का। अगला प्रश्न आपका 192 भैया, 192 आपके सामने है। 192 भैया क्या बनेगा सही जवाब, जल्दी बता दीजिए भैया। नीचे दिए गए 2 कथन आपके सामने दिए गए, आपको बताना भैया क्या सही क्या गलत। तो सबसे पहले कह रहे हैं द्विबीजपत्री में सिराओं का आकार संवर्धन का आकार निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं द्विबीजपत्री में एक्सियल सरफेस पे कोई रंध्र नहीं होता है, गलत कह रहे हैं, ज्यादा रंध्र होते हैं भाई साहब।
कोई रंध्र नहीं होता है। यहाँ पे अगर लिखना चाहिए था ज्यादा रंध्र होते हैं, तो ये बात गलत है। बताओ 192 का क्या बनेगा जवाब? 192 का भैया विकल्प नंबर 2 देखिए, 192 का विकल्प नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। कथन 1 सही है, कथन 2 यहाँ पे गलत है। विकल्प नंबर 2 भैया बनेगा जवाब आपके प्रश्न 192 का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न भैया क्या है? अगला प्रश्न 193 आपके सामने है। कह रहे हैं आपको इनकरेक्ट पता करना है। तो इनकरेक्ट में यहाँ कह रहे हैं कैंसर कोशिकाएं संपर्क संक्रमण का एक गुण प्रदर्शित करती हैं। भैया गुण नहीं प्रदर्शित करती हैं, ये होना चाहिए था, यही है यहाँ गलत, और गलत पता करना था। गलत का भाई भैया गलत है, बाकी सभी बातें यहाँ पर सही 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 यहाँ पर बताई गई हैं। देख लीजिए, सब कुछ एनसीईआरटी के लाइन का है। तो प्रश्न होगा 193। इनकरेक्ट यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट है भैया विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है आपके सामने क्या? अगला प्रश्न 194 आपके सामने। कह रहे उत्पादों का चयन करें जिसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो भैया ईस्ट का प्रयोग अगर बात करें तो ब्रेड में भी किया जाता है, विस्की, ब्रांडी, वाइन, बियर सब में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। और भैया सब में किया जाता है तो क्या बनेगा जवाब? बताओ भैया क्या बनेगा जवाब? प्रश्न 194 विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 195। कह रहे हैं इनकरेक्ट क्या है भैया? गलत क्या है? तो यहाँ पे भैया गलत क्या है? ध्यान से देखो, गलत क्या है? गलत है भैया ये परजीविता वाली बात। आपके सामने कह रहे हैं आर्किड एपीफाइट की तरह आम की शाखाओं पर वृद्धि करता है, तो ये आपकी परजीविता नहीं है, सहभोजिता की बात है। ये बात है सहभोजिता की। और सहभोजिता में क्या होता है? एक को भाई फायदा होता है, दूसरे को कोई फायदा नहीं होता। इस बात की यहाँ पे गलत है। ये बात आपकी अगर बात करें तो ये यहाँ पर बात सही बताई गई है। ये बात आपकी सही है, ये सही है, ये सही है, ये है गलत, और गलत का भाई भैया हुआ गलत। यहाँ पे क्या बनेगा जवाब? जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4, आपको याद रखना है। सहभोजिता में एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी को ना कोई लाभ ना कोई हानि होता है। इस बात को भैया लिख लीजिए। 195 में विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न भैया 196 आपके सामने। आपको पता करना है सही, आपको सही पता करना है। सही भैया क्या है? सही क्या करना है? कह रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कह रहे हैं भाई साहब आपके सामने क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं लिम्बिक तंत्र, ये आपका लैंगिक व्यवहार के लिए होता है। मेंडुला ओब्लांगोटा हृदय प्रसन्न परिवर्तन के लिए होता है। पॉन्स में पश्च मस्तिष्क आते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हाइपोथैलेमस आती हैं। बिल्कुल सही बात है। 196 में अगर बात करें तो विकल्प नंबर 2 दिखे हुए, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। क्या बनेगा जवाब? जवाब बन के आएगा भैया विकल्प नंबर 2। 196 विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 197 फटाफट देख लेते हैं क्या बनेगा जवाब। कह रहे हैं यहाँ पे जाइगोमेटिक अस्थि आपकी आनियन, यानी जिसको हम लोग बोलते थे फेसियल, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? फेसियल अस्थि होती है। टेम्पोरल कपाली अस्थि में आएगी, स्कैपुला अंश मेखला में आएगा, कार्पल्स आपके अग्रपाद में आते हैं। ये इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें सही हैं। और जब ये सारी चीज़ें चाहिए तो 197 में क्या जवाब बनेगा? ए का फर्स्ट, बी सेकंड, थर्ड, और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं। विकल्प नंबर 1 बन जाएगा भैया सही जवाब आपके 197 का। अगला प्रश्न 198 आपके सामने। कह रहे हैं आपको करेक्ट पता करना है। तो भैया करेक्ट देख लो क्या है? करेक्ट देख लो भैया, बी और सी को देखो सबसे पहले। कह रहे स्नायु की बात करें तो ये आपके संयोजी ऊतक होते हैं, कोलेजन तंत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहे चिकनी पेशी आंत में पाई जाती है, अनैच्छिक होती है, बिल्कुल सही है। ये कह रहे हृदय में पाई जाने वाली कौन सी ऐच्छिक है? नहीं भैया, ऐच्छिक नहीं होती, ये होती है अनैच्छिक। ये आपकी बात गलत है। फिर कह रहे कंकाली पेशी अगर बात करें अनैच्छिक होती हैं, तो ये अनैच्छिक नहीं होती हैं, ये होती हैं अगर बात करें तो ऐच्छिक होती हैं। आपको पता करना था सही, तो सही यहाँ पे बी और सी मिलेगा। कहाँ लिखा भैया बी सी? कहाँ लिखा है बता दो बी और सी? आपका प्रश्न 198 कहाँ लिखा है? बी सी। 198 का विकल्प नंबर 1 बनेगा भैया सही जवाब। अगला प्रश्न 199 आपके सामने। आपको बताना है करेक्ट यहाँ पे क्या है, आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट क्या है। तो सबसे पहले आपके लिखा है सामने प्रोटोनेफ्रेडिया। ये प्रोटोनेफ्रेडिया किसका है? सर्जियन प्लेटीहेल्मिन्थीस का। ग्रीन ग्रंथि पाई जाती है प्रॉन में, और ये आपका अगर बात करें तो ये होता है आपका जलीय आर्थ्रोपोड यानी कीट में आता है, याद रखिएगा। अगला है नेफ्रीडिया, इसका अगर बात करें जाता है एनेलिडा में, और मेलपीजियन ट्यूब्स के ज़्यादा उत्सर्जन होता है कीट में। बताइए कहाँ पर लगा देंगे? 199 में। 199 का भैया विकल्प नंबर 4 देखो, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। क्या बनेगा जवाब? जवाब भैया बन जाएगा विकल्प नंबर 4 आपका। प्रश्न 199 विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न भैया हमारे सेशन का लास्ट सेशन यहाँ पे है 200। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके ब्लड से लिया गया है। आपको पता करना है कि अगर आपके पास आई अगर एलील है तो कौन सा ब्लड ग्रुप ये डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे भाई साहब ए है, दोनों प्रभावी रहेंगे, ए बन जाएगा। यहाँ पे आई 00 है तो भाई साहब ओ बन जाएगा। यहाँ पे बी है तो ये आपको पता है ये बी प्रभावी रहेगा, बी बनेगा। यहाँ पे ए बी है तो ये भाई साहब ए बी बन जाएगा। तो आपका प्रश्न 120 आपका प्रश्न भाई साहब 200 में अगर बात करें तो आपके प्रश्न 102 में क्या बनेगा जवाब? प्रश्न है 200, विकल्प नंबर भैया 1 देखिए।
ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, फोर्थ है और डी है। आपके 200 में भैया विकल्प नंबर 1 देखिए, विकल्प नंबर 1 बन जाएगा आपका सही जवाब आपके प्रश्न 200 का। तो इस तरीके से भाई साहब आपका पेपर का डिस्कशन यहाँ पे आज ही यहीं पे आपका समाप्त हो रहा है। बहुत ही भैया धमाकेदार तरीके से आपको सारी चीज़ बताई हैं, जहाँ जहाँ पे जो भी चीज़ आपको बताई है उसको भैया नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ भैया, आपके सिंह सर ने एक बहुत ही प्यारा सेशन आपके लिए लॉन्च किया है। रात में 8:30 से 9:30 बजे के लिए डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है। 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 100 क्वेश्चन भाई साहब बायोलॉजी के। तो अगर भाई साहब सिलेक्ट होना है तो ये सेशन देखना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में कभी। तो इसी के साथ भैया सभी को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।